एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा खान और मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया शाहिद। और हम सहेलियाँ आई हैं इस बार मिलने अगेन कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन व्यूअर्स और सहेलियों को मिलने। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते राबिया, और आज बताइए कि आज हम कौन सा स्पेशल इंफॉर्मेटिव नहायत इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू बुशरा। अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि आज हम एक बहुत अहम और कॉमन मसले पर बात करेंगे। वो एक माशरती मसला है जो हमारी यंग जनरेशन को नौजवान नस्ल को इस माशरती बीमारी की लपेट में ले रहा है। और अगर ख़ास तौर पर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन में भी इसकी बढ़ती तादाद मर्दों से कम नहीं है। जी, मैं बात कर रही हूँ ख़वातीन में ड्रग्स एडिक्शन यानी मुंशियात का बढ़ता इस्तेमाल। इसके रीज़न्स क्या हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ड्रग्स और ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो आजकल बहुत कॉमन हुआ जा रहा है। पहले तो हम सुनते थे इंटरनेशनली एक देयर इज सम सब्जेक्ट जो कि है, लेकिन अब आप जब बात करते हैं एशियन कल्चर की, एशियन सोसाइटी की, और उसके अंदर जब आप एक स्पेसिफिक डोमेन को लेते हैं तो ख़वातीन की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, टीनेजर फीमेल्स की बात की जाए, तो ये जो मंशियात का कॉन्सेप्ट है, ये जो ड्रग्स की जो एडिक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है सब कुछ जानेंगे और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसकी रिपेयर से कैसे निकल सकते हैं ये जानेंगे, लेकिन किस तरह एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से और उनकी जो एक्सपर्ट सलाह है उसकी नज़र में। और मैं आपको बताते चलूँ कि आज मेरी सहेली में हमें स्पेशल टॉपिक के हवाले से किन स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। आज जी हमारे साथ हैं सबीहा शाहीन। शी इज़ यूथ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, पिछले 26 साल से काम कर रही है बरगद जैसी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, और तो ये यूथ के लिए बहुत काम करी, जानेंगे इससे हवाले से। और तो और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हुमा असलम, शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। हमारे साथ हैं जी हिना सलीम हु इज़ अ प्रोफेसर एंड ऑल्सो एजुकेशनिस्ट। इनसे भी जानेंगे एजुकेशन की दुनिया में जब ये बात करते हैं यूथ की तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जी हमारे साथ है जुल्फ़िकार हुसैन हु इज़ एंटी नारकोटिक्स कंसल्टेंट कैंपेन। जनाब आप जब बात करते हैं गेस्ट की तो एजुकेशनिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी है, और तो यूथ से रिलेटेड भी हैं। तो आज जानते हैं, सबसे पहले मेरा सवाल है जी सबीहा जी आपसे, सिंस यू आर अ फीमेल एंड यू बेटर कैन एसोसिएट द रेलिवेंस विद द फीमेल सोसाइटी, आप काम कर रही हैं पिछले 26 साल से, ये बताएं जब यूथ की दुनिया में आप फीमेल को देखती हैं, टीनेजर्स को देखती हैं जो प्यूबर्टी के एज से पास करती हुई बच्चियाँ होती हैं, ड्रग एडिक्शन बच्चियों में ख़वातीन में इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या वजूहात है कि बहुत कॉमन हुई जा रही है आजकल? जी बहुत शुक्रिया, और मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा टॉपिक एक इस वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस बात से इख्तलाफ करूंगी कि बच्चियों में बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ रही है तादाद, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन जितना मैंने थोड़ा सा देखा है डाटा उसके मुताबिक लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद आज के दिन तक कम है। हम ये नहीं कह सकते बराबर है। अभी एक UNAODC की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने फिगर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जहाँ 6% मेल है, अडल्ट मेल जो है उनमें एडिक्शन पाई जाती है, तो वहाँ पे ख़वातीन की तादाद या यंग अडल्ट्स जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद उन्होंने 2.9% बताई है। तो इसलिए अभी कहीं ना कहीं तो वो कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर इशू है, और मैं समझती हूँ किसी एक जगह पे भी या एक लड़की के साथ भी ये इशू है, तो हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी अहम है। हम डिमांड पे बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि अच्छा बच्चों में, लड़कियों में, लड़कों में नशा जो है उसकी जो है इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें सप्लाई साइड पे भी बात करना चाहिए। अभी ये नशा रीजंस क्या है, बेसिकली ख़वातीन क्यों इस तरफ जा रही हैं? मैं चाहूँगी जुल्फ़िकार साहब आप भी इस हवाले से बताइए, आप तो एंटी नारकोटिक्स कंसल्टेंट हैं इस पूरी कैंपेन के। बहुत शुक्रिया जी आपका, और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और आप बताएंगे जो मंशियात की सबसे बड़ी बात जो आपके प्रोग्राम का टाइटल है ना मेरी सहेली जी, अगर मैं बात यहाँ से शुरू करूँ उन मेरी सहेलियों से जो मेरी सहेली को ड्रग की तरफ लेकर जाती हैं, बड़ी बदकिस्मती से मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि जब मुझे सैकड़ों फ़ोन आते हैं हमारी हेल्पलाइन पे, तो हम सर्विसेज भी फ्री देते हैं ड्रग्स के वाले से, ट्रीटमेंट साइड पे। आप बिलीव करें कि मैं इस फील्ड से 30 साल से ज़्यादा हो गए काम कर रहा हूँ। जब मुझे किसी फैमिली से ये फ़ोन आता है ना कि जी हमारी बच्ची नशा कर रही है, आप बिलीव करें मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और मैं, वो मुझे सवाल करें, मैं उनसे सवाल करता हूँ आपने अपनी बच्ची को क्यों नहीं कंट्रोल किया, आपने अपनी बच्ची को किस तरह, वो बताते हैं जी हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी गई। जुल्फ़िकार साहब मुझे ये बताएं सबसे पहले तो रीजंस क्या है? रीज़न इसके बहुत सारे हैं जी। देखिए जो पहले आज से 20 साल पहले रीज़न थे ख़वातीन में आने के, वो ये थे जो हमने स्टडी की उस वक्त भी और अभी भी। पहले रीज़न ये थे कि जी घर का सरबराह जी चला गया है,
गल्फ में कमाने के लिए, 5-5 साल बाहर है। अब जाहिर बात औरत है, उसने शादी की है और मर्द के बगैर कितनी देर रहेगी। दूसरे नंबर पे वो खवातीन थी जो डाइवोर्स शुदा थी, यानी जिन तलाक हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, और वो जो खवातीन थी उन्होंने डाइवोर्स जब ली तो एक नाम उन पे लेबल लग गया, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स की वजह से ये नशा शुरू किया। फिर जो प्रोफेशनल मेडिकल की स्टूडेंट थी, लाहौर के मुख्तलिफ 2-3 कॉलेज थे यहाँ बच्चियाँ इम्तहान नहीं, एग्जाम नहीं पास कर सकती थी, घर वालों को धोखा दिया। मेडिकल की स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ड्रग की तरफ उस वक्त आ रही थी। फिर ऐसी खवातीन थी जिसके घर वाला जो नशा कर रहा था वो उनको थ्रेट करती थी कि अगर तुमने नशा ना छोड़ा तो मैं भी नशा शुरू कर दूंगी। ये वो और आज के जो रीज़न है, अभी मैं आपको आज के रीज़न की खासकर खवातीन के हवाले से, अभी हम ना हर साल एक रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट जारी करते हैं ड्रग्स के हवाले से। 2-3 साल से हमने ना ये डाटा जो फैमिली ब्रेक डाउन है, लाहौर की तकरीबन 274 यूनियन काउंसिल है। अभी 2023 की जो हमने रिपोर्ट जारी की है, आप परेशान होंगी सुन के कि खुला का रेट ज़्यादा हो गया, खुला की रेशो ज़्यादा, खुला की रेशो 6000 प्लस है लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल में, और जो तलाक की रेशो है वो तकरीबन 5000 से प्लस है। और पिछले 2022 की निस्बत 23000 में इजाफा हुआ। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी खावन नशा करता है, बच्चों को मारता है, खर्चा नहीं देता, और ये वो चीज़ें थी कि जनाब जिसकी वजह से उन्होंने खुला लिया। अब जो मेन काजेज़ हैं, रीज़न है, यानी जो खासकर फीमेल स्टूडेंट हैं उनमें क्यों नशा होता है। बच्चियाँ जो अगर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई में नाकाम है या कोई ऐसी दोस्त नशा कर रही है तो उसको कहती है कि चलो ये तुम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो। आजकल जो ज़्यादा कॉमन ड्रग है वो आइस है। बच्चा और बच्ची, उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल खवातीन है। अभी मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें प्रोफेशनल से मुराद है कि प्रोफेशनल फील्ड में जो खवातीन है वो फीमेल खवातीन जो आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, जो और मेडिकल की स्टूडेंट हैं, मेडिकल के डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल की नर्सें बहुत ज़्यादा हैं। अब तो वो अस्पतालों के अंदर जो आप ड्रग चली गई है। देखिए, मेरा सवाल ये है कि हमें नशे पे बात करने की जरूरत है कि किसी भी इंसान को नशे का आदी नहीं होना चाहिए, या हम सिर्फ खवातीन के नशे की बात करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नशे की बात करने की जरूरत है कि बेख्वाह लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, उनको नशे का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए इक्वली। हम इस तरफ भी आ रहे हैं। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हम लोग पहले अपने जो नाजरीन है, जो व्यूअर्स हैं, हम उनके साथ सब स्टेप बाय स्टेप एज अ लैडर लेके चले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि हम रूट कॉजेस भी बात करें, रूट कॉजेस के साथ साथ हम उसके मैं इस फील्ड में पे भी बात करेंगे, प्रिकॉशंस पे भी बात करेंगे। कई सालों से काम कर रहा हूं, मेरा यही इख्तिलाफ रहता है। हमें बात तो खुल के करनी चाहिए, कुछ सुनने के लिए भी तैयार हो। बेसिकली हमारी अवेयरनेस कैंपेन भी है। देखें, हम डिनाइल में हैं। लाहौर की सड़कों पे आज कितनी खवातीन नशा कर रही हैं, किसी के पास, हमारे पास डाटा है, हम शो करते हैं। 7 से 8,000 लाहौर में 120 मकामात से ज्यादा हैं। 30 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट उसको कहते हैं जहां 40-50 मर्द हैं और 10-12 खवातीन बैठी हैं। ठीक है जुल्फिकार साहब, आपने प्रोफेशनल वुमेन की तो बात की। मैं चाहूंगी कि एज एन एजुकेशनिस्ट आई वुड लाइक यू टू पुट लाइट ऑन द यूथ एज वेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल यूथ, हम ऑब्वियसली बाकी जेंडर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मेरी सहेलियां, सो आई वांट टू गिव अवेयरनेस एंड मेक अवेयरनेस एंड क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग वुमेन, फीमेल्स, टीनेजर्स। आप बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, फीमेल यूथ जो है, जो टीनेजर्स है, हु आर एक्चुअली पासिंग द एज ऑफ टीनेज लाइफ, आप पढ़ाती हैं, आपने कितना देखा, इस एक्सपीरियंस किया आपने? अच्छा, एज फार एज यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, द कैंपस इज़ कंसर्न, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि उधर आपको खुले आम लोग ड्रग्स करते या स्मोकिंग करते नज़र इसलिए नहीं आते। आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट डू इट। बहुत ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोग ड्रग्स कर रहे हैं, नशे के आदी हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स की ड्रग्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। वेप इज़ वेरी कॉमन इवन अमंग द टीनेजर्स, माई फ्रेंड्स और कॉलीग्स, उनके बच्चे इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। आई वुड नॉट नेम, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो हैं यहाँ पे, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड दिस द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि शी शेयर्ड इट विद मी कि मेरी बेटी ये कर रही है और मेरा बेटा ये कर रहा है। शी वॉज वेरी मच कंसर्न्ड। तो द थिंग इज़ कि दे आर डूइंग इट, और वो कहते हैं मामा क्या हो गया इसमें, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, आप इतनी बैकवर्ड आप इस तरह से सोच रही हैं। ये they are normalizing it, ना? They are trying to normalize it, लेकिन उनके peer pressure की वजह से, one of the leading factor is peer pressure। जैसे अभी बात हुई है कि मेरी सहेली, मैं अगर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी, why don't you try it? एक अगर आप सूटा लगाएंगे तो उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। Every time you come across, अगर आप ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकेंगे तो gradually you will increase। लोग एडवेंचर के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो जाके एडिक्शन बन जाती है। एडवेंचर,
peer pressure, then trying to fit in, and the fourth cause is, उसको भी आप undermine नहीं कर सकते हैं, वो है stress जो growing age में आप पे होता है, confidence का lack होता है जो आपके अंदर, education का, yes, education का, as well as that you don't feel confident आपने इतने वो मार्क्स नहीं लिए, वो 3 पॉइंट क्या है, नहीं, even मार्क्स के अलावा मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आप बात कर रही हैं, मैं वो थोड़ा सा एक बात ऐड कर लूँ। जैसे मैं बिजनेस और आईटी के इदारे में पढ़ाती हूँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू ग्रूम आवर स्टूडेंट्स, और एक सरकारी इदारा है तो उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, ए लेवल्स के बैकग्राउंड से भी आते हैं और देहात से भी आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि उनको प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, दे आर अनएबल टू यू नो परफॉर्म इन द प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग आस्पेक्ट फॉर देम, दे ट्राई टू अवॉइड इट। ग्रुप में 5 लोग हैं तो कहेंगे एक से करवा लें, बाकियों से ना करवाएं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, और बहुत से फैक्टर्स हैं। तो ये एक दो छोटी सी आपकी जो बातें बता रही हूँ, आपने ना बात की स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस इज द वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि ग्रोइंग एज में स्ट्रेस होता है, ग्रोइंग एज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, इंडिविजुअलिटी को फिगर आउट कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी इस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल घर के माहौल की वजह से भी होता है कि ट्रिगर्स यू, घर के माहौल का भी फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रेस घर के माहौल से भी आ रहा होता है। बहुत ज्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है, ग्रेड्स के पीछे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब्स लेनी है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम इतनी फीसें दे रहे हैं, तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है। फिर उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए, लेकिन मेन इसमें आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस स्टार्ट करते हैं, पीयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और वही बात के फिगर, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो आसपास वाले दोस्त ने कहा तुम ये फिगर आउट ये करके देखो, क्योंकि मेरे पास यू विल फील रिलैक्स, हाँ, मेरे पास बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, इवन दे क्लेम कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो वेप नहीं कर रहा। एवरी स्टूडेंट, मैं कहती हूँ मैं कैसे मान लूँ कि हर बच्चा कर रहा है, वो कहते हैं इट्स अ सोशल थिंग नाउ कि हर बच्चा वेप करे, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है। एक यूएसपी जैसी चीज मैंने देखी, पेरेंट्स आगे बताते हैं एक यूएसपी जैसी चीज देखी है बच्चे के। स्टडीज की आप बात करी थी, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर बच्चे लेते भी हैं तो क्या देर तक जागने के लिए, तैयारी करने के लिए, उसमें उनकी परफॉर्मेंस शुरू में तो बढ़ती है, क्योंकि देखिए डोपामीन ये हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो मूड रेगुलेट करते हैं, उसमें वन ऑफ द मेन केमिकल इज डोपामीन। डोपामीन का ताल्लुक है प्लेजर से, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें एक फीलिंग ऑफ प्लेजर, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन देता है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है। सो जब आप ये यूज़ करते हैं, आपको वो थोड़ी देर के लिए आपका जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम होता हुआ फील होता है, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी शुरू में परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। सो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और जिस तरह इन्होंने कहा मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है ड्रग्स की, सो पर्टिकुलरली ये वेप वगैरह नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे मिथाइल फेनेडेट हो गया, एटमॉक्सिटिन हो गया, ये डिफरेंट ड्रग्स को इनकी एक्सेस ज़्यादा होती है। फिर ये उन ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्रिस्टल मेथ, मिथाइल फेनेडेट, उनमें आते हैं। फिर जब वंस यू स्टार्टेड, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्ट करता है वो इसका आदी भी हो जाता है। सो एडिक्शन का फिनोमेना बहुत डिफरेंट है। अगर आप, लेकिन नो वन नोज, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, नहीं पता कि मैं कब एडिक्शन में चली जाऊँ, ठीक है। डिपेंडेंट इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, मेरे अपने ब्रेन के रिसेप्टर्स का भी रोल होता है, मेरे करंट लाइफ के सर्कमस्टांसेस का भी रोल होता है, मैं कितना फ्रिक्वेंसी से यूज़ करती हूँ। सो एडिक्शन तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, इसे हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। तब ये एक बीमारी बन जाती है, तब आपके कस्में वादे देने से, आपके इंसिस्ट करने से कि तुमने मेरी खातिर नहीं करना, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया तुम पे, तुम आज से वादा करो या उसको बंद कर लेना, क्योंकि उस टाइम ये एक डिसऑर्डर बन चुका है। जब आप अचानक से छुड़वाते हैं, उसके ब्रेन के रिसेप्टर्स में चेंजेस आ रही हैं। जब अचानक से छुड़वाते हैं तो उसकी ऐसे जान निकलती है उसकी, because he's dependent to certain those chemicals जो कि उसको artificially मिल रहे हैं, में वो एक्ट कर रही है। अब एकदम से बंद हुआ तो उसकी तो जान निकलती है, फिर वो सब्सटेंस छोड़ना भी चाहता है तो सब्सटेंस उसे नहीं छोड़ता। सो ड्रग यूज डिसऑर्डर को एज ए ड्रग यूज डिसऑर्डर ही ट्रीट किया जाता है। फिर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जितने भी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, ताकि उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाए, विड्रॉल्स की मैनेजमेंट की जाए, फिर साइकोथेरेपी सेशंस किए जाएं कि व्हाई एट फर्स्ट प्लेस उसने ये सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया। ठीक है, उन फैक्टर्स को भी we will get to the process of the treatment as well। आपसे अगर एक बात पूछूं, वो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो लोग जो हैं वो कहते हैं ये नॉर्मल है, इनकी कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि है, जैसे कि वेप है, सिगरेट आ जाती है, लोग यूजुअली एडिक्शन में जो पहला प्लेयर आप फर्स्ट डे एनी सब्सटेंस, चर्स, हीरोइन, बंग, शराब,
एस्टेसी, LSD टैबलेट, आइस, कोकीन, जो फर्स्ट प्लेयर आपको फर्स्ट डोज में मिलता है ना, वो मरते दम तक आपको नहीं मिलता। उसी प्लेयर को लेने के लिए आप डोज को इंक्रीज करते हैं। आपके डोपामाइन, जो मैडम ने अभी कहा, हार्मोन, वो जो आपको प्लेयर देने, वो आपको जब वो प्लेयर नहीं मिलता आप उसकी डोज को बढ़ाते हैं, डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है। उसकी मिसाल ये है, देखिए ये चाय का कप है ना, मैं मैक्सिमम 1 चाय का कप पीऊंगा, दूसरा मैं पीऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग। ड्रग्स में भी यही है, पहले आप सिगरेट का सहारा लेंगे, सिगरेट इज ए फर्स्ट स्टेप, वेपिंग इज ए फर्स्ट स्टेप, ई सिगरेट इज ए फर्स्ट स्टेप, जो निकोटीन पैचेस इज ए फर्स्ट स्टेप, वो नस्वार इज ए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप चर्च पे आते हैं, चर्च के बाद आप शराब पे आते हैं, शराब के बाद आपकी बॉडी का आप क्रॉस एडिक्शन करते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको आगे की तरफ ले। अब डिपेंडेंसी जब आपकी हाई हो जाती है, एडिक्शन में जो इसकी डेफिनेशन है इंटरनेशनल, वो ये है, दिस इज ए ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल, नॉट क्योरेबल। ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। हम जिस तरह आप अगर आप डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है, अब देखें अक्सर लोग शादी ब्याह में 6 महीने बाद, 2 महीने बाद करते हैं, हम उसको ड्रग एडिक्शन नहीं कहेंगे, हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अब आइस की जो बात कर रहे हैं ना, आइस इस वक्त एक बड़ा थ्रेट है। वेपिंग में बच्चे, मैं बात भूल ना जाऊं, बच्चे इस वक्त जो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं केसेस, वो वेप में आइस का लिक्विड सिरिंज के जरिए इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आइस आपको 30 घंटे नींद नहीं आने देती, आपको जगाती है। और वही जिस तरह मैडम ने कहा कि सब्सटेंस आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं, एक वक्त वो आता है कि आपको आइस प्लेजर देती है, आपको जगाती है। आप लेकिन आप ये देखें ना कि यूथ में आप जब बात करते हैं आइस की, तो ये पता है कि ये इजी टू अफोर्ड है या हाउ डू दे गेट टू मैनेज, बिकॉज यूथ है, बच्चे हैं, उनकी इतनी पॉकेट मनी तो नहीं होगी, तो किस तरह से आप देखिए जो एडिक्शन है ना, वो भी डाइवर्शन पे चली गई है। ऑर्गेनिक ड्रग को हम भूल गए हैं, अब केमिकल ड्रग्स पे आ गए हैं सारे। अब अभी जो WHO देखे, ये 3 साल पहले हम जब ये वेप और आइस और सॉरी वेप और जो ई सिगरेट एंड जो निकोटीन पैच, उसके खिलाफ जब आवाज उठाते थे, हम पे प्रेशर डाला जाता था कि आप आवाज ना उठाएं। अब देखें WHO ने वर्ल्ड लेवल पे ये नो टोबैको डे पे ये डिक्लेयर किया है कि ये एक जो आर्टिफिशियल निकोटीन है, ये एक बहुत बड़ी लहर है ड्रग्स की, आने वाले सालों में ये हमें तबाह बर्बाद कर देगी। और देखिए उन्होंने तादाद कितनी बताई है, एज ब्रैकेट कहां पहुंच गया है, एज ब्रैकेट 12 साल से लेके 15 साल तक यूथ का आ गया है, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख नौजवान उन्हें बताएं पूरी दुनिया में। और हमारे यहाँ भी देख लें, जो हमारा नेशनल सर्वे था 2013 का, जो गवर्नमेंट ने शाया किया, 6.7 मिलियन, उसमें यह कहा गया कि आप 0.5% उसमें इजाफा कर दें। बीइंग एज एक्सपर्ट मैं अब भी कह सकता हूं कि नाउ एट द मूवमेंट 2014 हमारे मुल्क में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बंदा, जिसमें अक्सरियत नौजवानों की है। एज ब्रैकेट बड़ा कम हो गया हमारे यहाँ भी। इसमें से एक तो लाजमी कर, और आप देखिए वेप की आप बात कर रहे हैं, कितना कॉमन है कि एक फैशन ट्रेंड के तौर पर मुझसे पूछता है कि आपने कभी वेप किया, एक्सेसरी हो गया। जैसे कहा है ना कि यंगस्टर्स में आई हैव सीन इवन हाउसवाइफ्स, वो बड़ी आसानी से इवन किसी फौत की और फ्यूनरल या किसी कंडोलेंस के इवेंट पे भी आई हुए हैं, तो हल्का साइड से वेप निकाल के, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट हैंडी ना, मतलब वेरी हैंडी एंड दे आर डूइंग ये पता नहीं चलता, they don't find it offensive at all कि वो कुछ कर रहे हैं, because it is a fashion statement too. तो उसको इस तरह कैरी कर रहे होते हैं कि ठीक है, it's all right, I mean it is acceptable in the society. मैं आगे बढ़ाऊंगी ना, जब रीजंस की बात की तो मेरा ख्याल है 3 रीजंस बड़ी अहम इन्होंने बताई है। एक ये कि ये जो मेडिकल स्टूडेंट खास तौर पे जब बहुत पढ़ना पड़ता है, उनको मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और ये बात बड़ी सही है, सर ने भी की थी कि जब हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है ना, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस, और उसके साथ साथ मैं बड़ी अहम बात करूंगी जो वालिदैन का स्ट्रेस होता है। देखिए वालिदैन स्ट्रेस देते हैं, रिश्तेदारों का प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि तुमने इतने नंबर ले लिए, मेरी बहन का बेटी दूसरे इतने नंबर ले लिए, मेरे भाई के नंबर। मैं बताऊं, ये वालिदैन, अगर आप अवेयरनेस की बात करते हो तो ये वालिदैन के लिए बड़ी अहम बात है, लम्हा फिक्रिया है कि वो बच्चों पे ये प्रेशर मत डालें। भाई अगर आपने बी ले लिया है तो कोई बात नहीं, सी आ गया तो कोई बात नहीं, आपका बच्चा जिंदा तो रहेगा, तंदुरुस्त तो रहेगा, खुशहाल तो रहेगा। देखिए हमें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। पहली एक रीजन तो बहुत बड़ी ये है, और ये थ्रू आउट सारे वालिदैन करते हैं कि मुझे तो एस चाहिए, मुझे तो एस, अब ए प्लस चाहिए। अब ए प्लस के चक्कर में बच्चा डिस्टर्ब होता है, जो आपने कहा उसको, वो अपनी खुशी भूल जाता है। दूसरी बड़ी बात है, माँ बाप ने दी होती है फीसें, हर चीज तो प्राइवेट है, माँ बाप ने दी होती है फीसें लाखों रुपए, उनका ख्याल होता है लाखों फीसें दी हैं तो अब ये लाखों कमा के लाए, नंबर ले और लाखों कमा के लाए। अब इसलिए मैं पेरेंटिंग वाली बात जरूर करना चाहती हूँ कि हमारे वालिदैन जो हैं, मैं ये नहीं कहती कि अखलाकी दर्स देने की बात करें, वो बच्चे के ऊपर प्रेशर कम डालें।
उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, उसके ऊपर पैसा कमाने का प्रेशर, उसके ऊपर और बहुत सारे प्रेशर जो वालिदैन डाल, और वालिदैन की अपनी ख्वाहिशात होती हैं जो वो बच्चों के जरिए पूरी करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं लीड करता है बच्चे को दोस्तों की तरफ लेके जाता है। यहाँ जो एक बात है, जो आपने पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल की एक ट्रेनिंग होती है जो हम देते हैं प्रिवेंशन पे, वो पेरेंट्स देखो पेरेंट तो आइसोलेशन में है जी, बिल्कुल। वो अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी, मैं कहता हूँ इतने केसेस आते हैं मेरे ऑफिस में भी, वो ड्रग एडिक्ट बैठा है, साथ फादर बैठा है, भाई बैठे हैं, वो एक दूसरे को उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। और ये देखें जब पेरेंट, मैं अभी भी आपके प्रोग्राम की वसासत से जितने मेल एंड फीमेल ड्रग एडिक्ट्स हैं फैमिली के अंदर, मैं फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई फादर फैमिली का मेंबर ड्रग एडिक्ट के साथ ना कोई झगड़ा ना करे। वो तो देखिए डिसऑर्डर बन चुका है ना, वो तो अपने नशे लोगों में इतना अग्रेशन क्यों आ जाता है? वही बात, जब आपसे उससे नशा अचानक से छुड़वाएंगे तो उसमें एग्रेशन ही आएगा, चीजें तोड़ना, बॉडी डिमांड कर रही है, उसका जिस्म टूट रहा है, वो मर रहा है, तो वो चीजें ही तोड़ेगा, वो अपने आप को खुद उसका माइंड कंट्रोल। एक मिसाल मैं देता हूँ, आपको भी शायद याद हो, आपको मुझसे ज्यादा, पिछली केटेगर सेटअप में हम भी प्रेशर डालते थे हर एक पे, अभी भी डालते हैं हर एक के। मैं बताऊंगा चंद चीजें, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मेरी सहेली और हमारी वज़ीर आला जो है मरियम नवाज साहबा है, उनको भी रिक्वेस्ट, पिछली गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलकर वज़ीर आला जो हमारे नकवी साहब थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने 3 दिन में लाहौर की सड़कों से तकरीबन 91 पेशेंट को रोशन घर, मैं बताता हूँ, हम उसमें सर्विसेज दे रहे थे। अच्छा, मैं उस पार्ट था, हिस्सा था कमेटी में, मुझसे वो अंधेरे में रखा गया। मुझे कमिश्नर लाहौर के ऑफिस से फ़ोन आता है कि आज मीटिंग है, 12 बजे आप आए। तो मैं उनके ऑफिस में गया, तो वहाँ पुलिस के आला हुकाम भी बैठे थे। तो उन्होंने मैं जब अंदर एंटर हुआ तो मीटिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी हम ना तकरीबन 91 जो मैं लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, मैंने पेशेंट हो, हमें क्लाइंट कहते हैं ना, हम वो पूरे कर आए हैं। तो मुझे कमिश्नर साहब ने बताया, कमिश्नर साहब आजकल इस्लामाबाद चले गए हैं, रंधावा साहब, उन्होंने कहा जी आज सीएम साहब ना वहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं रोशनगर में, जो सड़कों से पड़े, क्योंकि कोर्ट में केस है और उस कमेटी का मैं कोर्ट की तरफ से हर चीज़ को उनको कंप्रोमाइज यानी कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो मैंने कहा जी आपने सड़कों से, वो तो नॉन विलिंग पेशेंट है, आपने किस तरह उनको उठाया? उनको बताया। देखिए एडिक्शन में ये है कि आपकी विलिंगनेस जरूरी है। आप जब विलिंगनेस के साथ आएंगे तो अच्छा हुआ क्या कि 2 बजे इफ्तिताह होता है उसका सेंटर का। तो माशाल्लाह हमारे सीएम साहब जारी बात मीडिया के पर्सन थे। रात को 5 बजे मुझे 5:30-6 बजे फोन आता है वहां से कि जुल्फकार साहब आप बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा मॉडल है कि बेसिकली सब जेल ही होती है ना। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे? कहते मैंने एक्सीएम वर्क्स बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ रायगंज रोड पे जहाँ हॉस्पिटल बना था ना, ड्रग एडिक्ट्स ने वो हॉस्पिटल सारा तोड़ दिया है। भाग गए पुलिस को यरगमाल बना के, पुलिस को कर दिया था। अब देखें 91 पेशेंट वो पकड़े, उनमें कितने 41 भाग गए, 50 बचे, मैडम गवाह होंगी। वो सारे रात को 2 बजे उनको शिफ्ट किया गया कहाँ, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि उन 50 पेशेंट की रखवाली के लिए 1 महीना एक रिजर्व सुबह होती थी, एक शाम को होती थी। क्योंकि मैंने वो मेरा जो काम था वो एज ए काउंसलिंग फैमिली डाटा कलेक्शन था और फैमिली के साथ उनका ना फैमिली यूनिट के साथ ट्रेस करके उनकी एंगेजमेंट करवानी थी। तो ये चीजें हैं, देखें आप जब विलिंग होंगे तब आपकी मुझे ये बताएं, आप साइकेट्रिस्ट हैं और डॉक्टर, ऑफ कोर्स यू आर डॉक्टर, ये बताइए जब हम बात करते हैं डोपामिन की, राइट? जी, डोपामिन ये जो रिलीज होता है आपके, विच इज अ नेचुरल हार्मोन, वो लोग भी इस जिंदगी में, इस दुनिया में, जो कि इसके बगैर भी गुजारा करें, they're very happy and they're satisfied with what they have and what they lose. आप ये बताएं कि ये जो डोपामिन आर्टिफिशियली हासिल करने के लिए ड्रग्स की तरफ आप चलते जाते हो, दलदल में निकल ही जाते हो, कोई ऑर्गेनिक तरीका है कि आप अपनी जिंदगी में इसको बैलेंस कैसे रखो अपनी नॉर्मल बॉडी में? ये सारा अगर मसला डोपामिन का है तो आप एज ए डॉक्टर बताएं कि आप अपनी बॉडी में क्या डेली रूटीन हो, किस तरह से हम इसको नॉर्मल रख सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है। देखें, डोपामिन का ताल्लुक है रिवॉर्ड से। जब हमारी कोई अकम्पलिशमेंट होती है ना, जब कुछ हम अचीव करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए हमें वो जो इंटेंस प्लेयर होता है, मैंने अगर एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए तो मुझे एक बहुत खुशी होगी, वो डोपामिन रिलीज मोटिवेशन से। सो अगर पेरेंट्स का भी यहाँ पे की रोल है कि अगर बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें तो उनकी डोपामिन रिलीज होती है। फिर कुछ अच्छे खाने से डोपामिन रिलीज होती है। देयर आर नेचुरल वेज टू रिलीज डोपामिन। एक्सरसाइज से रिलीज होती है। आप और ये जो
स्पोर्ट्स से और हेल्दी और ऐसा रिलेशनशिप कुछ से। भी नहीं है कि ये रुक जाए किसी ह्यूमन बॉडी में, कोई मतलब डिफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं डॉक्टर साहब ये की आप बात कर सकते हो कभी भी आर्टिफिशियल लेते और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन से, जितना आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से अच्छा इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया एडिक्शन भी है जो खवातीन में ज्यादा है। सेल्फी एडिक्शन, सेल्फी लेके पोस्ट की, हर मिनट बाद देखना है कि कितने लाइक्स आ गए हैं, कितने कमेंट्स आ गए हैं। ये addiction है, क्योंकि वो मोटिवेशन मिल रही है ना, डोपामिन वहां से रिलीज हो रहा है। तो ये नॉन केमिकल एडिक्शंस है। केमिकल एडिक्शन तो वो है जो आप केमिकल्स ले रहे हैं, एक नॉन केमिकल एडिक्शंस भी हैं जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, जो गेमिंग एडिक्शन है। लड़कों में गेमिंग एडिक्शन, वो पबजी एक गेम थी जो बैन भी हुई थी क्योंकि वो आप में एग्रेशन ले आती है बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि वॉर मोड में आप चले गए हैं, और वो भी डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन की एक्सेस एग्रेशन कॉज करती है। सो जब आपको ये नहीं मिलती, आपको समहाउ आपकी बॉडी डिमांड करती है और वो आप एजिटेटेड होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, और फिर आप डिफरेंट तरह की चीजें करते हैं, आप मार दाड़ भी करते हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। सो ये चीजें आप नेचुरली ले सकते हैं। एक बात उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिवार्ड की। जो रिवार्ड डोपामाइन से आपको, देयर आर टू टाइप ऑफ रिवार्ड। एक रिवार्ड होता है जो नेचुरली रिवार्ड, उसका दुरानिया बड़ा लंबा होता है, प्लेयर मिलता है। लेकिन जो एडिक्शन में रिवार्ड है ना, वो आपको वक्ती तौर पे मिलता है, और वो शॉर्ट टर्म में होता है। वो कोशिश बार बार लेते हैं, इसलिए तो एडिक्शन का फिनोमेना बार बार है। आपने वो रिवॉर्ड लिया, आपको थोड़ी देर बाद दोबारा डिमांड हुई, वो दोबारा, इसलिए ये साइकिल चलता रहता है। फिर आप डोज बढ़ाते रहते हैं क्योंकि आपके रिसेप्टर्स सेंसिटाइज हो जाते हैं। डोपामिन के एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टीचर्स जो स्मोकिंग जोन्स में जाकर सिगरेट्स पी रहे होते हैं, फिर जब लड़कियां या बच्चे उन्हें देखते हैं तो वो समझते हैं कि अगर हमारे टीचर्स कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उस हवाले से इसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मैं एक बात हाईलाइट करना चाह रही थी कि जब इन्होंने ये कहा है कि जी बच्चों में बहुत प्रेशर है, कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि जी आप इतना परफॉर्म करें, ये अपने मार्क्स लेके आने हैं। वो उनके समटाइम्स खुद के भी गोल्स होते हैं कि दे वांट टू अचीव दिस थिंग, बिकॉज़ आई बीन हम नहीं कर सके, अब बच्चे आई बीन अ पीएचडी स्कॉलर, माय पीएचडी इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच आई हैव कम अक्रॉस, दो आई एम नॉट इनटू ड्रग्स, और मुझे ये प्रॉब्ली आई कैन नॉट डू इट। मुझे तो हेडेक वैसे ही स्टार्ट हो जाए, आई कैन नॉट इवन स्मोक अ सिगरेट, मुझे बहुत हेडेक शुरू हो जाती। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डोपामिन पीपल यू नो रियली गेट फ्रॉम दैट। हैविंग सेड दैट, मैं इस बात पे आती हूँ, जो पेरेंट्स हैं वो जब कर रहे हैं वेप, उन पे तो प्रेशर नहीं है कि उन्होंने नंबर लेने हैं, उन पे तो प्रेशर, ये उन पे मे बी फाइनेंशियल प्रेशर हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, लेकिन फैमिली का एट टाइम कोई प्रेशर भी नहीं है। दे जस्ट वांट प्लेयर आउट ऑफ इट। तो टीचर्स को तो वो इंस्टीट्यूशन में जाके देखेंगे या किसी लोकल जगह पे देखेंगे। टीचर्स की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है ना, रोल मॉडल है होगी, लेकिन इंस्टीट्यूट्स में नॉर्मली मे बी मेल जो टीचर्स हैं, फीमेल तो मतलब अगेन आई सेड इट कि जी एक सरकारी इदारे में अगर आप डेटा भी लें तो आपको कम मिलेंगे टीचर्स जो कि सिगरेटें पी रहे हैं, ओइंग टू अ रीजन कि बिकॉज देयर आर चेक एंड बैलेंसेस आल्सो। इसमें ये भी तो एक रोल है ना। स्टूडेंट के पास भी वेप फॉरन क्लास में नहीं निकाल लेंगे, दे विल गो आउट एंड देन दे विल डू इट बिकॉज डिसिप्लिनरी कमेटीज एंड देयर आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस, बट आई कैन नॉट रूल आउट द फैक्ट कि वो नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि अब बात करते हैं उन लोगों की, हाल ही पेपर्स को, परफॉर्मेंस को और पेरेंट्स को भी छोड़ दें। मेरी एक मुलाजमा मेरे घर आती है, उसकी 13 साल की बच्ची है, वो मदरसे से पढ़ी है वो, और बच्ची स्कार्फ हिजाब लेती थी। पिछले 2 साल से वो वेप्स और एडिक्शन और घर से गायब होना, और उसको बताइए मुझे, उसको कौन से एग्जाम का प्रेशर है, उसको ना कमाने का प्रेशर है। ये तो हमने मेजर रीजंस दिए हैं, इसके अलावा पर्सनालिटी, फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर था ना, उसका फ्रेंड्स का शेयरिंग इट कि वो एक छोटे से, अभी रिसेंटली उसकी एक रिपोर्ट करवानी, तो आई माई सेल्फ वेंट टू दैट कॉलोनी उसके साथ कि वो बच्ची डिसअपियर हो गई, तो पुलिस को रिपोर्ट करवानी थी। देन वी मेड वो रिपोर्ट करवाई, फिर वो जब आए लोग तो मैं उनके साथ फिर गई, मैंने उनको बताया जाकर, उनका आप थाने साथ आ जाए। मैंने कहा थाने अभी बीबी खुद ही जाएंगी, मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया, और जिस घर में वो जाती है और फिर ये सब कुछ कर रही है, वो भी उसी छोटे से मोहल्ले में था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि दिस इज अ सोशल इशू, स्टार्टिंग फ्रॉम 13-14 साल के बच्चे, adults as well as you know parents, maybe up to 50 years, even older people, and I've seen people in different circles of life doing it, और वो different walks of life हैं, और वो कर रहे हैं, और वो इसमें बल्कि आपको encourage करते हैं। तो मैं नहीं करती, come on, I mean you come across,
तुमने कभी ट्राई किया करो, ही बड़ा नहीं। अच्छा फील होगा। नहीं, ट्राई करो, बड़ा अच्छा फील होगा। Exactly. एंड मे बी वो आपने कहा ना, कौन से लोग इनको नेचुरली मिलता है एट टाइम्स, आई मीन वी ऑल गो थ्रू फेजेस। हाँ, जब आप बहुत exactly. खुश हैं, That's why company really matters. And it, समटाइम्स आप बहुत खुश हैं, reflects, समटाइम्स definitely. नहीं, आपको Company डोपामाइन actually makes the man Sir, perfect, हाँ। जो कि सही कहावत है और ये देखिए, बिल्कुल मैं ठीक अपना बात है। एग्जाम्पल स्टोरी आपने कहा था, बात की थी, तो मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो बात आपने की। जी। अनफॉर्चुनेटली अब आपने वाकयात सुनेंगे वक्तन फक्तन जो ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है यंग बच्चों की। बहुत ज़्यादा होती ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अब एक पढ़ी लिखी माँ थी लेकिन यंग मदर थी। अब उसका बच्चा था 17 साल का और बेसिकली वही बात है खास। देखें, अभी हमें एक बात और भी देखनी है कि 15, 16, 17 साल की जो एज होती है ना, इसमें इससे नौजवान भी नीचे है, कहीं ना इसमें कहीं थोड़ा 13 early साल, आती है। 12 साल, 12-13 साल जो जब नौजवान है जा रहे ना, होते जैसे इन्होंने कहा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजर होता है और कहीं ना कहीं उसके हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं बॉडी के That's very अंदर। true. तीसरी चीज होती है Growth उसके जो है। मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती Growth है। जो अच्छा, उसके अंदर एक रिबेलियसनेस होती है। ज़रा टीनेजर होती है ऐसी ना कि आप बिल्कुल प्यूबर्टी से teenager। गुजर रही हैं वो और एक बहुत सी चीजें कहीं आपके ना लिए कहीं नई चीजें। बगावत का एलिमेंट ज्यादा होता है। उस वक्त जब वालिदैन जो है उनको सही तरह से मैनेज नहीं करते ना, सख्ती करने की कोशिश करते हैं या अपनी मनमानी मर्जी मनवाने की कोशिश करते हैं, बच्चा एट टाइम जो होता है वो डर के या खौफ से या किसी वजह से माँ बाप के सामने तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वो अपना एग्रेशन जो है मुख्तलिफ चीज़ों में निकालता है। उस बच्चे के साथ उसकी मदर ने, मतलब बहुत खौफनाक कहानी है कि चंद घंटों के अंदर अंदर माँ और बच्चे का क्राइसिस चल रहा था। माँ पढ़ने पे मुख्तलिफ चीज़ों पे डांट रही थी, बच्चा बगावत कर रहा था, वो और डांट रही थी। अब आखिरी दिन ये हुआ कि उसने उसको कहा मैं तुम्हारा इंटरनेट बंद कर दूंगी। उसका इंटरनेट बंद कर दिया। माँ थी ना, वो समझाने की कोशिश कर रही थी। उसका जब इंटरनेट बंद कर दिया है, उसका कहीं दोस्त आया है। दोस्त आया तो उसके वो बच्चा था, अपसेट था, वो बहुत परेशान था माँ की वजह से जो भी है। उसके दोस्त ने कहा कि तुम ये ट्राई करो, पहली दफ़ा ज़िंदगी में तुम ये ट्राई करो। What was it? नशा ही था, किसी आइस होगी या कोई और चीज होगी। अच्छा, अब उसको पता नहीं था, उसने Maybe वो hash or something हाँ, also. उसने बच्चे ने ट्राई किया, उसे ज्यादा ले लिया, पहली दफा था, ओवरडोज कर ली। अच्छा, जब वो बच्चा ओवरडोज हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अब उस वक्त भी बजाय इसके कि वो माँ बाप के पास आता, क्योंकि उसको खौफ था कि मैं माँ बाप के पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो माँ बाप तो, और मेरी माँ तो पहले ही एंग्री हुई हुई है, वो अपने दोस्त के साथ घर से भाग गया। जब वो घर से भाग गया, माँ बाप को पता चला, माँ बाप भी पीछे भागे हैं। वो बच्चा कहीं एक जगह थी, जंगल टाइप जो भी, वहां पे 4 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी Oh मिली। my Oh God. my God. 17 साल का नौजवान और डेड बॉडी में। हाँ, तो मैं ये इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ कि जहाँ बच्चों को हम कहते हैं कि वो ये सब ना करें, वहाँ वालिदैन भी बच्चों के लिए रास्ता छोड़ें Guidance. कि अगर यहाँ वो पे कुछ कर लेते कम्युनिकेशन हैं। बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस एज में ना, टीन एज में हार्मोनल चेंज आ रही होती है। इसमें टीन एज में 70% बच्चों में एग्रेशन आता है। दैट इज Exactly. क्वाइट कॉमन। बच्चा अगर एजिटेट कर रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है, जिद कर रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ हिज हार्मोनल चेंज। वहाँ पे अगर आप उस पर सख्ती करते हैं तो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। और आजकल के बच्चे के पास बहुत रास्ते हैं, वो अपना एग्रेशन और अपनी चीजें कहाँ पे निकाले। तो आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन रखनी है। ओवरडोज से हेलुसिनेशंस भी हो कॉमन सकती है, हैं। पॉसिबल है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। हेलुसिनोजेंस होते हैं, एक सब्सटेंस है जो हेलुसिनेशन ही कॉज करते हैं, आपको डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाते हैं। फिर जो कैनाबिस है, चर्च जैसे कहते हैं, चर्च बेसिकली हमें मैनिक स्टेट में भी लेके जा सकती है, जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझना शुरू कर दिया, कोई बड़ी चीज़ समझना शुरू कर दिया, या आपको पैरानोया हो जाता है। पैरानोया टर्म है कि आपको लगता है कि आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हैं, आपको मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर आप घर से भाग जाते हैं या आपके पीछे कोई लगा हुआ है, तो वो पैरानोया स्टार्ट हो जाता है। चर्स और हेलुसिनोजेंस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको अपनी रियल दुनिया से दूर ले जाते हैं और आपकी, और इन लोगों में शराब बढ़ जाती है, फिर स्किज़ोफ्रेनिया या मैनिया की अलामात होने की। इसमें ना मैं भी इजाफा करूँ, 3 ड्रग्स ऐसी हैं, आइस, भांग एंड चर्स, ये आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ भी ले जाती है। आप सब्सटेंस यूज ऑर्डर तो पहले ही है, मेंटल डिसऑर्डर यानी आप ना दूसरों से लग थलग है। आपने देखा होगा, पबजी का जिक्र हुआ 2022-2021 में लाहौर शहर में भी 3-4 फैमिली के एक फर्द ने अपनी फैमिलीज को मार दिया। एक बेटे ने, उसकी वालदा भी आइस इस्तेमाल करती थी मुगलपुरा में, वो भी आइस इस्तेमाल करता, वालदा ने पैसे नहीं दिए, उसने उसको। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर बनती हैं। अब आपने देखा होगा कि जो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं ना, आप सड़क पे देखें, आप जो ड्रग एडिक्ट्स एक्टिव हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं ना सब्सटेंस डिसऑर्डर के बाद,
वो सड़क पे जा रहे हैं, लंबे बाल हैं, कपड़े गंदे से पहने, कोई किसी से बात नहीं करता। हमारे लाहौर में, ये पंजाब के जितने भी प्राइवेट ट्रीटमेंट सेंटर हैं, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ जाके विजिट करें, आपको 30-40% आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं, ये मेंटल डिसऑर्डर बल्कि हमारे पास लेके ही वो लोग आते हैं जब मेंटल डिसऑर्डर भी साथ में स्टार्ट हो जाता है, वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, साथ में पैरानोया स्टार्ट हो जाता है कि बात करना शुरू कर दे कि मुझे नुकसान पहुंचा जाते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, गुस्से में आके चीज़ें तोड़ता है, अपने माँ बाप को मारता है, बहन भाइयों को मारता है, तो तब हमारे पास लेके आया जाता है और तब हम उसके मेंटल डिसऑर्डर को ही ट्रीट करते हैं और वो वही बात कि सब्सटेंस लीड टवर्ड्स दैट मेंटल डिसऑर्डर। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि ऑलरेडी कुछ मेंटल डिसऑर्डर चल रहा होता है, जैसे हमारे यहाँ डिप्रेशन, मर्दों को समझा जाता है कि मर्द बहुत मजबूत होते हैं और दे कैन नॉट क्राई, वो रो नहीं सकते, वो किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ। तो जब वो डिप्रेशन मर्दों में होता है तो दे एंड अप इन यूजिंग सम सब्सटेंस अपने आप का मूड बेहतर करने के लिए, क्योंकि वो किसी को ये नहीं कह सकते ना कि वो लो फील कर रहे हैं या उनका इकोनॉमिक प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा होता है। छोटे बच्चों पे भी लड़का रो रहा होता है, लड़के नहीं रोते, भाई लड़के भी रो सकते हैं, लड़कों को भी इमोशनल एक्सप्रेशन का उतना ही राइट होना चाहिए जितना ओवरडोज बड़ा इंपॉर्टेंट। जो हमारी स्टडी, हम मंथली डाटा जारी करते हैं ना, लाहौर की सड़कों पे जो ओवरडोज होते हैं, 60 to 70 पीपल हर महीने अनडाउन डेड बॉडी रिकवर होती है जो ओवरडोज होने की वजह से, और उनको ईदी के साथ मिलकर दफनाया जाता है। अच्छा, उनको ईदी के साथ मिलकर जब दफनाया जाता है तो ये नहीं पता होता ये किसका बेटा है, किसका बाप है। आप चौक और चौराहों में चले जाएं, हॉटस्पॉट एरिया में, वहाँ खवातीन अपने बच्चों के साथ, वालदा अपने बेटे के साथ तलाश करती है कि मेरा बेटा तो यहाँ नशा करता था, बच्चे माँ को कहते हैं पापा तो यहाँ नशा बैठ के करता है, लेकिन उनको नहीं, वो ज्यादा जो 3 चीजें हमने उस पर स्टडी की हैं। एक, ओवरडोज, ड्रग्स ज्यादा उसने इस्तेमाल कर दी, हाइजीनिक कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, इंजेक्शन लगा के उसकी स्वेलिंग होगी। 40% HIV के मरीज होते हैं जो ड्रग यूज कर रहे हैं, इसमें से 40% लोग IV ड्रग यूजेज की वजह से उनको HIV या डिफरेंट तरह की हेपेटाइटिस C वगैरह हो जाता है जो दे कैन एंड अप इन डेथ। तो वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि वो अपना इलाज ही नहीं करा रहे। और घरों के अंदर जो ओवरडोज का डाटा है वो अभी तक नहीं हमने इकट्ठा असेस नहीं, तकरीबन 5 लाख अफराद घरों के अंदर नशा कर रहे हैं लाहौर में। और उसके बाद सड़कों के अंदर वार्निंग साइंस पे बहुत जरूरी पता होने चाहिए पेरेंट्स को कि आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, जैसे हम साइंस की तरफ आते हैं, लेकिन मैं हिना आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपने कभी अपने स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को देख के ये मतलब ऑब्जर्व किया है कि ही इज़ ऑन ड्रग्स या ये एडिक्टेड है? क्योंकि इंसान कॉन्शियस होता है, पता चल जाता है, और अक्सर लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख के इंसान अंदाजा लगा सकता है कि in general what I observed in students is they are very indifferent. They don't care anymore about how they are being perceived. उन चीज़ों से भी लगता है टाइम्स के वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। They don't care कि क्या हो रहा है, कुछ डांट भी रहा है तो वो कूल हैं बिल्कुल। They are very relaxed, which has changed over the period of time because it's been almost 10 years I'm associated with this higher education institutions. तो मैंने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में इन जनरल भी बहुत चेंज महसूस किया, जिसका ताल्लुक है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ कि वो वैसे ही हाई रहते हैं बहुत ज़्यादा। They have lost the focus. Gen Z phenomena. Have you observed it also? उनकी आंखों से भी पता चल रहा होता है बाज़ों का। फोकस ही नहीं करते हैं वो उन चीज़ों पे, कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इवन अगर आप 15 मिनट की फोकस करवाना चाहते हैं, they are totally like indifferent क्या क्या। और it is across the gender, boys and girls both behave the same because the people we come across as teachers in university, they range from 18 to 24. So what do you do as a teacher, because you have a role model personality for the students, and if you perceive someone and if you pick and choose because someone is actually involved in different activities, so how do you actually treat that special child, क्योंकि अब वो आपके लिए एक special child है amongst normal, क्योंकि उसकी activities involved है different categories में, तो आप उसको कैसे क्या आप लोग का अच्छा, the thing is कि we cannot first of all, जैसे उन्होंने कहा है ना कि बहुत ज़्यादा उनको insult या उनको वो ना किया जाए। I mean, I will never do that by myself unless कि बुला के कभी बात की जाए या काउंसलिंग सेशन को किया जाए, या we have been reported, I'm part of disciplinary committee too, and then we sit together and we try to figure out a solution to counsel such students.
तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उन पे अटैक करना उनकी इन चीज़ों पे, दैट आई पर्सनली अवॉइड एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज वी आर इनटू दिस प्रोफेशन वेयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम उनको एडमॉनिश ना करें, हम उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे जो है ना वो हिट ऑन ना करें। ठीक बात की आपने, वी हैव टू मोटिवेट देम, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज आप और करते हैं, कभी-कभी उनसे ऐसी बातें करें, उनको जनरल आई मीन आई हैव बीन डाइवर्शन की तरफ लेके जाएं, अगर डाइवर्ट करें थोड़ा सा उनको। बिकॉज़ देखिए है ना, जिससे आपने कहा ना कि अगर टीचर्स को इस तरह से कोई बच्चे इन्वॉल्व मिले सर्टेन एक्टिविटीज में, तो हाईलाइट इस तरह से ना किया जाए कि वो इंसल्ट फील करे और उसको उस पर जजमेंटल जो कमेंट्स हैं वहाँ पे पास किए जाए, बल्कि तमाम एजुकेशन इस वक्त हमें सुन रहे देख रहे हैं, हमारी गुजारिश ये है कि अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, टीनेजर्स हैं, कोई भी किसी भी एज में, और अगर आपको लगता है इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसके साथ फ्रेंडली माहौल रखें, दोस्ती रखें, ताकि वो आपके साथ इस तरह की बातें शेयर कर सके कि व्हाट हैज़ टेकन हिम टू दिस पॉइंट, हिम और हर टू दिस पॉइंट, कि जहाँ पे वो सर्टेन ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, और उसको आप आराम से प्यार से इसको एक फ्रेंडली माहौल में उसकी आप काउंसलिंग करें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। किनारा कशी इख्तियार ना करें, ना बच्चे को किनारे पर लगाएं, वरना वो फिर किस तरह बात करेगा। मूविंग ऑन टू सबीहा, जब बात की जाए सबीहा आपसे, तो मुझे ये बताएं, हम सिगरेट्स की जब बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करनी है, चलिए वेप की भी बात करें, विच इज़ आई गेस इक्वल टू स्मोकिंग समहाउ इन कल्चर। हमारे कल्चर में तो ये चीज़ें एक्सेप्ट भी नहीं होती और वी डोंट फाइंड इट रीजनेबल। कहा जाता है, सॉरी टू कट यू हियर, कि उसमें जितना एक सिगरेट के पफ में आप एक दफ़ा कंज्यूम करते हैं, वन पफ ऑफ वेप is equal to probably 20 cigarettes, 100 cigarettes or somehow. वेब में it is quite concentrated. जो WHO की रिपोर्ट है ना, वो बताती है जो स्मोकिंग और शीशा जो एक घंटे का सेशन है वो तकरीबन 200 सिगरेट के बराबर है। और ये जो अभी पफ ये वेप है ना, ये आपने देखा होगा, बच्चा या बच्ची जब गाड़ी से निकलते हैं, एक हाथ में चाबी होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, और 60 सेकंड में वो 20 से 25 बार उसको पफ करता है। यानी जितना धुआं वो बाहर लेके जाता है, उतना धुआं वो अपने अंदर बिल्कुल ठीक बात की आपने। आपने शीशे की भी बात की, तो ये दिस इज वेरी कॉमन इवन इन द फैमिलीज में आप देखें कि पेरेंट्स, ताए ताई, ये सब उनको लगता है कि विच इज अ वेरी नॉर्मल फैक्ट, क्लासी थिंग। although shisha is also one puff of shisha is equal to 200 cigarettes, so if you think shisha is मैडम ये भी मैं बता दूं कि शीशा जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा बंद करवाया, अल्लाह का शुक्र है मैं आपके सामने बैठा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से केस जीता, लाहौर हाई कोर्ट से केस जीते, शीशा इस वक्त टोटल कंट्री पे बैन है, बट कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। तो ये फैशन स्टेटमेंट और बहुत से लाहौर में कैफेज में बैन होना चाहिए। 2011 और 12 में बहुत ज्यादा 2011 और 12 में उस वक्त नूर इब्न मैंगल थे डीसी लाहौर, पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उनके साथ मिलके 366 शीशा कैफे थे। मैंने उमर ताब बंदयाल साहब की अदालत से केस जीता, देन मैंने 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत की, टोटल पाबंदी है। लेकिन बदकिस्मती से अब मैं क्या कहूँ कि कानून मौजूद है, उस पे अमल दरामद करने वाले खामोश। राइट, आप बिल्कुल ठीक बात करें कि 2011-12 में जो चीज़ बैन हो गई थी उससे काफी हद तक कंट्रोल पाया गया है। और जब वेप की बात करते हैं तो वो लिपस्टिक की तरह आपके पॉकेट से जब निकलता है exactly. या तो लड़कों के पॉकेट से चाबी की तरह निकलता है, तो इट शुड ऑल्सो बी बैंड समहाउ। जब मैं आपसे बात करती हूँ सबीहा, सिगरेट्स की बात की जाए तो अगर बच्चे लड़के पी रहे हो सिगरेट्स तो एक्सेप्टेड है कि चले कोई मसला होगा, स्ट्रेस में लड़का है पी सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन ऑन द अदर साइड, तो जब लड़की सिगरेट पीती है तो कहते हैं कि कैरेक्टर खराब है या बी ग्रेड है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, सिगरेट पीने से औरत के भी गुर्दे फेफड़े खराब होते हैं, उसका किरदार नहीं। बिल्कुल, हालांकि सिगरेट जो है ना इंजूरियस टू हेल्थ है, सिंपल कैरेक्टर वाला सीन नहीं है इसमें, इंजूरियस टू हेल्थ। अहम बात अपनी की है, मेरा ख्याल है हमें जहाँ पे हम ये सारी बातें करते हैं वहाँ पे हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि हम लड़कियों के, मैं ज़ाहिर नशे के तो हक में बात नहीं कर रही ना, बट मैं ये कह रही हूँ कि इसको इस तरह से करना कि लड़कियों के अंदर नशा ज़्यादा हो गया है, ये अलार्मिंग बात क्यों लग रही है। बेसिकली लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी जो जब अपने लिए नुकसानदेह कोई चीज़ करेगा और फिर सोसाइटी के लिए ओवरऑल नुकसानदेह चीज़ करेगा तो वो गलत होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं सिगरेट की जब बात होती है तो मेरा ख्याल है, मेरे पास डाटा नहीं, सर बैठे हुए बताएंगे कि हमारे मुल्क में कितना सिगरेट बिकता है, और अब से नहीं सदियों से बिक रहा है। उससे पहले हुक्का भी था। अच्छा मजेदार बात है, जब हुक्का था ना तो औरतें भी पीती थी, मर्द भी पीते थे, दोनों पीते थे, घरों में हुक्का पड़ा होता था, दोनों पीते थे, नॉर्मल बात। ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, हमें यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। हम
इनऑर्गेनिक जो ड्रग्स हैं हमें उसकी बात जरा और तरह करनी चाहिए, केमिकल और हमें केमिकल वाले जो उनकी और तरह करनी चाहिए, और जो मतलब शीशा, हुक्का या सिगरेट है या वेप है, हमें इनको किसी और कैटेगरी में रखना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं अगेन कह दूं, लेकिन ये कैटेगरी फर्क है। देखिए, एक है आपकी लाइफ को थ्रेट है, एक है वो आपको सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चीज तबाह कर रही है, एक है जो कहीं आहिस्ता आहिस्ता आपके फेफड़े खराब कर रही है। दोनों में फर्क रखने की जरूरत है। और चूंकि सिगरेट यहाँ पे बड़ी नॉर्मल चीज है, हमारे यहाँ सब पीते हैं, मतलब मैंने तो बहुत मर्दों को देखा है, हजारों लाखों मर्दों को देखा है वो सिगरेट पीते हैं। तो अगर चंद 100 औरतें भी पी लेती हैं, चंद 100 नहीं औरतें, ज्यादा भी है, बराबर भी है, तो हमें उनको अलग से हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, सिगरेट अगर किरदार खराब करता है तो दोनों का करता है, अगर फेफड़े खराब करता है तो दोनों के करता है। इसलिए औरत के सिगरेट को या औरत के वेप को हाईलाइट करना मुझे तो सख्त ऑब्जेक्शन नहीं, बिकॉज़ जब आप कोई तादाद बढ़ने में एक बात मैं ऐड कर सकती हूं, लोगों की ऑब्जेक्शन पिछले कुछ सालों में अगर आप वर्किंग वुमेन का ट्रेंड देखें, आई मीन आई एम नॉट सेइंग, आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, कि सिर्फ अगर आप ट्रेंड देखें ना वर्किंग वुमेन का, द गर्ल्स हु आर वर्किंग और वो फील्ड में हैं, ये पिछले 15 साल में तकरीबन ज्यादा हुआ है। पहले ज्यादा हजरात ही कमाते थे, खवातीन का कह लीजिए डाइवर्स, जो कह लीजिए हमारी ये डाइवर्सिटी थी वर्कफोर्स, वो कम थी। उसमें इंटरेक्शन की वजह से भी वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच वी कैन नॉट इग्नोर, दैट इज आल्सो कि वो इंटरेक्शन जो है जेंडर का, मेल फीमेल का, वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो बाहर जाके इकट्ठे सिगरेट पी रहे हैं, वेप कर रहे हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। जी बिल्कुल। देखिए, जब आपके पास बात बड़ी-बड़ी डीलें होती हैं, बात करें बड़ी-बड़ी डीलें होती हैं, बात करें ना खवातीन का कैसे बढ़ा है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। मैडम, बातें अगर खुलती हैं तो बड़ी दूर तक जाती हैं। जी बिल्कुल, जानी चाहिए। अच्छा, मैं जो आपको जो नहीं जानी चाहिए, जो आपने अभी बात की ना, मैं टैक्सेशन की बात करता हूँ। देखिए, 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत मैं कर रहा था, वहाँ गवर्नमेंट ने बताया, उस वक्त भी इसहाक डार साहब भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, 140 अरब रुपया सेक्टरों से हम इकट्ठा करते हैं। अब अभी 2023 में 270 अरब रुपया इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने। लुक एट 202 खरब 70 अरब रुपया, और जो अगले साल का टारगेट वो उससे भी ज्यादा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? वेप से आ रहा है, जो निकोटिन पैचेस से आ रहा है, ई सिगरेट से आ रहा है। और देखें, 270 अरब रुपया वो जो गवर्नमेंट के घर में गया है, तो 270 अरब से ज्यादा जो बाहर है अभी। तो कहने का मकसद ये है, स्मोकिंग के लिए हमें रिविजिट करने की जरूरत है। हमें चीजों की हम अभी तक हमने चीजों को रिविजिट नहीं किया। हमने टैक्सेशन किस लिए बढ़ाते हैं? हमने टैक्सेशन बढ़ाई इसलिए कि लोग कम कर दें। हमने तो टैक्सेशन बढ़ाते हैं अपने खजाने में पैसा आए। हमने लोगों की इसलाह, देखे 620 अरब 220 अरब रुपया जो है हमने इन बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं। सर, मैंने तो बात ही सप्लाई से शुरू की। Exactly. देखिए, मेरी बात सुने, मैंने तो पहली बात ये की थी कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं डिमांड की। मसला ये, अभी ये जो जॉर्डन गैंग पकड़ा गया है, हमने उस पर बात ही नहीं की। जॉर्डन गैंग पकड़ा गया ना, पहले कई गैंग पकड़े गए हैं। ड्रोन से उड़ाने वाले, जॉर्डन गैंग तो भी देखिए, ड्रोन से उड़ाने वाले कितने गैंग पकड़े गए, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? सबिहा जी, मुझे बताइए, इसकी तरफ भी हम आएंगे। डिमांड की बात, जब हम खवातीन की बात करते हैं ना, आप सप्लाई की भी बात ऑफ कोर्स करेंगे, व्हाई नॉट। हमने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है यहाँ पर। मैं अब जब बात करती हूँ खवातीन की, बच्चियों की या फीमेल टीनेजर्स की, टीनेजर जो एक स्टेज होती है बहुत रिस्की होती है। अब उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ बच्चियों के पेरेंट्स हो सकते हैं स्मोकर्स भी हो, बहुत से बाप है, मैं कहूंगी 70 to 80% फादर्स हैं जो स्मोक करते हैं, दे कांट गेट रिड ऑफ इट। एग्जैक्टली। पैसिव स्मोकिंग घर पे बचपन से बच्चे के सामने चल रही है, तो वो क्या देखेगा? देखिए, आप ठीक है, वो खुद नहीं कर रहा, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी चल रही है। क्या करना चाहिए मदर्स को? अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी हिंट हो कि मेरी बेटी खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ कर रही है, तो आप ये बताएं कि क्या प्रिकॉशंस है, मदर की क्या होने चाहिए स्टेप्स एज अ मदरली फिगर, बाप की क्या होना चाहिए अगर वो स्मोकर भी है। चले हम उन बापों की बात करते हैं, फिर जो नॉन स्मोकर्स है उनके लिए तो एक अच्छा बन जाएगा ना प्लेटफॉर्म। तो ये बताएं, बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए, बच्चों की कैसे हिफाजत की जाए, क्या जिम्मेदारियां माओ पे पड़ती हैं? देखिए, ये बहुत अहम रोल है माँ बाप दोनों का, और आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है कि वही बात अभी उन्होंने भी की थी कि माँ बाप और बच्चे के दरमियान एक कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है कि आपका बच्चा जो है वो बगैर किसी डर खौफ के आपके साथ बात कर सकता हो, जो कि बहुत कम होता है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ समझा जाता है कि माँ जितनी सख्त होगी वो उतनी अच्छी होगी। ये एक पुराने ज़माने का ख्याल था जो अब बदल चुका है। मैं इसके खिलाफ हूँ कि माँ अगर सख्ती कर रही है तो ये बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा, अब बच्चे चेंज हो गए तो माँ को भी चेंज होना होगा। नंबर 1, माँ को सख्ती से ज़्यादा एक दोस्ती के रिलेशनशिप में आना चाहिए।
दूसरी बात है कि अगर वही बात है बड़ी अहम थी जिन्होंने शुरू की थी कि हमें कहीं ना कहीं साइन मिलना शुरू हो जाते हैं और वो साइन 10 साल के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे के अंदर बगावत आ रही है, आपकी बच्ची जो है कमरा ज़्यादा बंद करके बैठ रही है। देखिए प्राइवेसी रखना कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर बच्चा आपका कहता है कि भाई मेरा नॉक करके आओ दरवाज़ा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि आपका बच्चा अपने मसाइल आपके साथ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका बच्चा अपने मसाइल आपके साथ नहीं शेयर कर रहा और आपने वो स्पेस नहीं दी, मैं दुनिया में सबसे बड़ी जो एडवोकेट हूँ नौजवानों को लेके, एडल्ट्स को लेके, वो ये है कि उनके पास सेफ स्पेसेस होनी चाहिए और माँ बाप से बड़ी सेफ स्पेस कोई नहीं होती और हमारी सोसाइटी में नहीं है। मैं ये बात जो है बड़े एतमाद के साथ कहती हूँ कि हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों को सेफ स्पेस नहीं दी होती, और वो समझते ये हैं कि हमने दी। Now they need to understand, the parents need to understand कि माँ बाप बड़ी गलतफहमी में होते हैं, माँ बाप बहुत गलतफहमी में होते हैं। हम तो अपने बच्चों को जानते हैं, वो नहीं जानते। हमें तो पता है हमारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता होता। हमारे बच्चे तो हमारी बात मानते हैं, हम झूठ बोलते हैं। जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं बच्चा उतना ही ज्यादा माँ बाप झूठ बोलते हैं। इसी तरह अगर वालिदैन बैठे अच्छा माँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमें एक इंसान में देखें कि पता चल रहा होता है कि ही इज एडिक्टेड, और ताकि दूसरे लोग उससे अवेयर हो सकें, पता चले कि बॉडी लैंग्वेज बता देती है या आपकी आंखें बता देती हैं? एग्जैक्टली उसमें सबसे पहले तो ये जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है ना, आपके नींद और भूख, इसमें मसले आना शुरू होते हैं। अच्छा। बच्चा उस तरह आपके साथ उठ बैठ नहीं रहा, आइसोलेटेड है, अपने कमरे में है, उसके दोस्त थोड़े डिफरेंट हो गए, वो रातों को बाहर रह रहा है या देर से आ रहा है। स्कूल कॉलेज का जो टाइम था जिस पे पहले आता था, अब थोड़ी देर तक बाहर रहता है, उसके स्कूल की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई है। स्कूल से टीचर्स के आपको आ रहा है कि अब ये वैसे पढ़ नहीं रहा, और आप भी देख रहे हैं कि पहले जिस तरह ये पढ़ता था, पढ़ाई करता था, उस तरह नहीं कर रहा, आपके साथ मिलके बैठता था या खाने पे आता था, अब नहीं आ रहा, अपने रूम में रिस्ट्रिक्टेड है, फिर रातों को सो नहीं रहा, रातों को जाग रहा है, उस तरह खाना नहीं खा रहा, उसकी आंखें कुछ सुर्ख हैं, उसकी बॉडी में जैसे पहले वेट अच्छा होता था, अब उसकी वेट लूज करना शुरू कर दिया है उसने, कुछ चेंजेस, वेट बढ़ना शुरू हो गया या वेट बढ़ना शुरू हो गया। कुछ वार्निंग साइंस आपको पता लग रहे होते हैं जिनको यू कीप ऑन इग्नोरिंग, क्योंकि आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपका बच्चा नशे में जा रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मेरा जैसे पेरेंट्स लेके आए बच्चे के बारे में कंसर्न है कि अब उसमें बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो गया। अच्छा, आप उसको कुछ कहते हैं, वो आगे से फौरन एग्रेशन में आ जाता है, आप उससे कोई क्वेश्चन करते हुए एग्रेशन में आ जाता है। पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आप देखें कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रहा, नहीं वो नशा नहीं कर रहा, बच्चा नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिनाइल। क्यों नहीं कर सकता? इट्स सो कॉमन, ये आपके घरों तक आ चुका है, तो क्यों नहीं मानना? तो उसमें अगर आप थोड़ी सी विजिलेंट हो ना, आप थोड़ा सा सर्च करें। एंड दे आल्सो प्रेफर डार्कनेस, वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको कुछ ना कुछ क्लूज मिल जाएंगे, उनके बैग्स में कोई चीज मिल जाएगी, आपको उनके दोस्तों से। अच्छा, आप बीइंग अ पेरेंट सख्ती नहीं, आप कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो आप बातें कर रही हैं डार्कनेस और ये हैज, जैसे कहते हैं ना, कोलैबोरेशन विद डिप्रेशन एज वेल। अब ये डिप्रेशन माँ बाप को देखना चाहिए कि अगर वो ड्रग्स को नहीं पहचान सकते, देखिए हर माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत मासूम भी होते हैं। अब वो ये देखे कि रूट कोज क्या है, बच्चे की जिंदगी में जो एक्टिविटीज वो अचीव नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बन के जहर बन रहा है, जहर ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो माँ बाप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई इसकी जिंदगी में कोई चीज नहीं हो रही, जो वो उसको पिक एंड चूज कर सकता है, फेल हो गया या कम मार्क्स आ गए या एक मार्क से भी बच्चा कम हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो आई थिंक पेरेंट्स हाउ दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई इज द स्ट्रेस। की रोल होता है पेरेंटिंग का। अच्छा, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि क्योंकि हम तो अपने माँ बाप के आगे चूं भी नहीं करते थे, हमारे तो पेरेंट इतने सख्त है, जैसे वाले साहब घर में आ जाते थे, जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहता था, हम तो सवाल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो वैसे मैं वैल्यूज चेंज हो गए। मेरे वाले साहब बड़े सख्त थे, मैंने अपनी वालिदा से भी मार खाई है बहुत, और फादर से भी बड़ी, और वाकई ट्रू, इसमें कोई शक नहीं। मेरी वालिदा सारा दिन हमें ये स्ट्रेस में डराती थी कि अगर आपने शरारत की, आपका जब फादर आएगा ना, मैं आपको, वो होता वही था बिल्कुल। मगरिब के बाद जब आ जाए ना, तो जनाब फिर वो क्या कहते हैं, एक ऐसा वो आ जाना जिस्म के अंदर के, नहीं डर खौफ के जनाब वाले साहब आ गए हैं। अब देखिए आजकल के बच्चों पे ये पेरेंटिंग ही नहीं जाती। देखिए हुमा और जुल्फिकार साहब, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी। अच्छा, मैंने एक डिफरेंट वालिदैन देखे थे। मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बहुत फ्रेंडली थे, इतने फ्रेंडली थे, और मुझे शायद इसीलिए ज़्यादा मज़ेदार लगता है पेरेंट्स का ऐसा होना, कि हमें यकीन था कि अगर हम
गलत से गलत हरकत करके भी जाएंगे और जाके अपने वालिदैन को, खासतौर पे वालिद साहब को बताएंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मतलब जो वालिद साहब की सपोर्ट थी ना हमें, मतलब मैं ऑनेस्टली मुझे लगता था कि अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत गलत जुर्म भी करके मैं जाऊंगी ना घर और जाके अपने वालिद साहब को बताऊंगी तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। यही बात ये जो सेंस थी ना मुझे, ये जो मुझे सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मुझे मेरे वालिदैन से मिलती थी ना और मेरे वालिद साहब से मिलती थी, मैं कहती हूँ कि उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस जिंदगी में दिया है ना और जो मुझे उसने ग्रोथ करने में मदद मिली है ना, राइट। क्योंकि मैं यही बता रही मैं हूँ, जुल्फिकार साहब यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप सब डिस्कस करें। जी हम आपकी तरफ भी आते हैं। पेरेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि सारी दुनिया पड़ी है आपके बच्चे को लान तान करने के लिए, आपके बच्चे को बुरा साबित करने के लिए, एटलीस्ट आप ना ये करें, आप उसके साथ सपोर्टिव रहें, क्योंकि बच्चा आपका एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कहीं गलत हुआ तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा, बाकी दुनिया तब भी बातें ही करेगी। सो ठीक है, मैं यहाँ पे कैच करना, मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि आप लोग ने अपनी पेरेंटल ग्रूमिंग शेयर की जो कि मेरे ख्याल से 20-30 साल पुरानी है। अब आप देखिए डिजिटलाइज्ड एरा हो गया, राइट। इट्स जस्ट यू नो जस्ट टू टेल दी ऑडियंस, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम यूथ अल्फा जनरेशन को कुछ ना कुछ सिखाएं, उनके माँ बाप को सिखाएं। जब मैं बात करती हूँ ग्रूमिंग की तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो डिजिटलाइज्ड एरा हो गया ना उसमें गैप आ गया। माँ बाप को उस तरह से एप्स नहीं पता क्या है, उन एप्स के अंदर क्या चल रहा है ये भी नहीं पता। अगर आपके पेरेंट्स उस तरह ही ग्रूम करेंगे, स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे या फ्रेंडली होंगे तो देयर इज अ सर्टेन वे टू ग्रूम डिफरेंटली। पिछली जो ग्रूमिंग थी वो हम पे चल गई, अब चीजें चेंज हो गई। अब तो मेरे ख्याल से फ्लाइंग कार्ड्स आने वाली हैं, तो उसके हिसाब से पेरेंटिंग स्किल्स हैव टू बी चेंज्ड। जो पेरेंट्स का रोल है ना, जो पेरेंटिंग स्किल हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें जो मैं पेरेंट्स को अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की फ्रेंडली माहौल में जो बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, आप अपने बच्चों को ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा 3 दोस्त, कम से कम 2 दोस्त बनाएं। आपकी इंफॉर्मेशन उन फैमिली के पास हो और उस फैमिली की इंफॉर्मेशन आपके पास हो। फिर जो मैडम ने जो बात की ना उसमें बिहेवियर चेंजिंग, यानी बच्चा रोजाना सुबह टाइम पे उठता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता है, काम पे जाता है, अब उसमें तब्दीली आ गई है। हफ्ते में एक बार बार्बर के पास जाता है, रोजाना ड्रेस चेंज करता था, अब वो डार्कनेस में चला गया, रात को बात करता है, नए आदमी एजुकेशन में उसकी वालिदैन ये चीज़ें बिल्कुल असेस होती है। देखें घर में ना एक शख्स ज़रूर होता है जो सपोर्टिव होता है। मैंने जो अपनी स्टडी में असेस किया है अपने कैरियर में, एडिक्शन जिस घर में होती है ना उस घर में एक बंदा ज़रूर उस एडिक्ट का उसकी मदद करे। वो कौन होती है? वो उसकी बहन होती है जो हर वक्त उसकी, जब उसको मार पड़ रही होती है तो वो आगे होती है, जब वो पैसे नहीं होती वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, वो पैसों के लिए लड़ता है, वो पैसे देती है। तो कहने का मकसद ये है कि फैमिली का इनसाइड जो माहौल इस वक्त है ना उसमें हमें बहुत सी तब्दीलियों की जरूरत है। और अगर बच्चा अकलौता हो, बच्चा अकलौता वो तो जनाब तो जो अकलौता बच्चा है वो सबसे ज्यादा मेरे पास, मैं बताऊं स्टोरी ना, मेरे पास इतनी स्टोरीज है मैं बता नहीं। मेरे पास इस मोबाइल में इतनी वीडियोज है फैमिली की। एक फैमिली की वीडियो यहाँ नहर के ऊपर सोसाइटी में वो रहते हैं जी, प्लीज वो सुनार थे हैं, उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने मेडिकल डॉक्टर से शादी की, खुद भी वो आइस का नशा करता, उसको भी लड़की को भी लगा दिया। उसके बाद 1 किलो उसने सोना बेचा, आज भी वो रिहैब में है। चौथी बार उसको मैंने रिहैब में भेजा है। 1 किलो सोना चोरी करके बेचा दुकान से अपने बाप का इतने सालों से। अच्छा वालिदैन, मुझे वालिदैन की अभी तक समझ नहीं आती। वालिदैन आते हैं जी हमने ना फला जगह पे इलाज कराया बच्चे का, बच्चा फिर रिलैप्स हो गया फला जगह पे, जुल्फकार साहब इसको ना इसका जल्दी कहीं इलाज करवा दे। मैंने कहा यार मैंने तो रेफरी कर रहा है ना। फिर वो प्रेशर डालते हैं, तो मैंने कहा मैंने इस बच्चे में हवा तो नहीं भर दी, नहीं हमने ना इसको बच्चे को भेजना दुबई, सऊदी अरब। देखें ये खुदा के लिए 70% 60% जो इस वक्त बच्चे बाहर जा रहे हैं ना वो सारे ड्रग एडिक्ट हैं। जो वालिदैन यहाँ एडिक्ट है, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपना खेत बेच दिए, किसी ने फलां चीज़ बेच दी। और मैं अगले महीने, इसी महीने मैं यूनान जा रहा हूँ एक स्टडी करने के लिए, एक कॉन्फ्रेंस भी है स्टडी, क्योंकि यूनान इज द फर्स्ट कंट्री जो यूरोप को जाता है। और टर्की के बाद यहाँ हमारे जितने भी डोंकी लगा के लोग गए हैं बच्चे, वो ईथन की सड़कों पे बैठ के सैकड़ों नौजवान, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, लाला मूसा, उन नौजवान जो वहाँ सड़कों पे बैठ के इंजेक्शन लगा रहे हैं और नशा बेच रहे हैं और खुद वहाँ मर रहे हैं, घर वालों को कोई पता नहीं है। मैं उस स्टडी के लिए जा रहा हूँ। हम तो अपने पाकिस्तान के, हम तो जहाँ भी जाते हैं वहीं सारा वो सिस्टम यही अपना पूरा बना लेते हैं। अच्छा, अभी हमने बच्चों की बात की और टीनेजर्स की बात की, लेकिन वो अडल्ट खवातीन जो ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर गलत काम कर रही होती हैं, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स शेयरिंग हो रही होती है, मुंशियात फरोशी चल रही होती है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए आपने अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ
बहुत से हॉस्टल हैं, तकरीबन जो अदालत में केस है ना लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो हॉस्टल को ना इसको चैनलाइज करना है। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 1122 हॉस्टल हैं प्राइवेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटियों के। हम चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर या तालीमी इदारे के हॉस्टल के अंदर अगर कोई भी चीज़, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, कोई भी चीज़ अगर आपको चाय आपने मंगवानी है, कॉफ़ी मंगवानी, पिज़्ज़ा मंगाना है, वो कंपनी पहले आपके साथ रजिस्टर्ड हो, वो आपको पता चले कि यहाँ ड्रग तो नहीं आ रही। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन इतलात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो साउथ पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों से, दूर फतादा इलाकों से पढ़ने के लिए यहाँ ख़वातीन आती हैं, वो ऐसे एक ग्रुप के साथ मिल जाती हैं, एक ऐसे ग्रोह के साथ जो ऑलरेडी पहले ही नशा कर रहा होता है, और नशे ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए खुद भी नशा करती हैं और रात को प्रोस्टिट्यूट भी करती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात कर सकता हूं। आप मुझे ये बताइए, इस हद तक कोई भी जो खातून अगर इस हद तक चली जाए ड्रग एडिक्शन में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए, तो क्या रिहैब सेंटर्स प्रोफेशनली काउंसलिंग करके उन्हें वापस मैनेजेबल कंडीशन में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एक बेड का इजाफा नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट, इससे पहली गवर्नमेंट, और मैंने तो हर गवर्नमेंट के साथ काम किया है। डॉक्टर साहब बैठी हैं जिस हॉस्पिटल में ये हैं, जिस हॉस्पिटल में पहले रही हैं, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, आजकल जनाब पूछ लें इनके कितने, मुझे डेली का डाटा आता है 7 हॉस्पिटल से, 7 हॉस्पिटल में 150 बेड है, 150 बेड में भी तकरीबन 80 या 70 बेड फिल है, बाकी सारे खाली है। जो गवर्नमेंट एक बेड का इजाफा कर सकी, वो कहाँ क्या क्या काम करेंगे? तो मैं तो देखिए, मैंने जो स्टार्ट पे जो बात कही थी आपसे कि हमारी जो इस वक्त वज़ीर आला साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी खातून है। मैं तो आपके प्रोग्राम की, मेरी सहेली की वसात ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप खवातीन का ट्रीटमेंट सेंटर स्टैब्लिश करें। खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा, उनको कोई दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल बनाए। और उसके बाद जो हॉस्पिटल का दुरानी है, डॉक्टर साहब गवाह है, 10 दिन 15 दिन रख के खुद ही भगा देते हैं पेशेंट को। कम से कम आप 6-7 वीक करें उसका, उसके बाद अवेयरनेस प्रिवेंशन के प्रोग्राम करें। अगर मेरा ख्याल ये वज़ीर आला साहबा ये कर लेती है तो जाहिर बात जब ये टर्नओवर खत्म करके जाएंगी अपना 5 साल के बाद, तो लोग हम ही कहेंगे ना कि देखें ये वज़ीर आला साहबा ने किया है और कोई करके नहीं गया। अभी हमें काम करने की, रिविजिट करने की चीजों की बहुत जरूरत है। अगर चीजें बेहतर होती या अच्छा होता तो आज हम हमारी भी ये दरख्वास्त है हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत है, कि वो जरूर इस पर नजरसानी करे और कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन जो वो जरूर लेकर आए, ताकि ड्रग्स एडिक्शन जो हो रही है हर जगह, जेंडर बेस्ड अगर हम बात करते हैं, तो उस पर कमी आए। डॉक्टर हुमा, अगर आपसे पूछें तो आपका क्या ओपिनियन है, जो ऑनलाइन ऐप्स की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग्स के जो तरीके हैं जो खवातीन को ड्रग्स की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने कहा था, मैं उसी से बात स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हॉस्टल्स में जो रहती हैं ख़वातीन, जो यंग स्टूडेंट्स रहती हैं, उनके डिफरेंट तरह के ख़र्चे होते हैं, और जाहिर सी बात अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए और अपना स्टेटस अच्छा रखने के लिए, स्टेटस को अपडेट करने के लिए वो स्टार्ट करती हैं ऑनलाइन अर्निंग से, और ट्रैप हो जाती हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रैप हो जाती है। प्लस समटाइम कुछ इस तरह के लोग जो बैठे होते हैं, कुछ उनसे पिक्चर्स ले ली और कुछ इस तरह की स्टाफ उन्होंने आगे भेज दिया, फिर वो एक उसमें आ जाती हैं, एक सर्कल में आ जाती है कि तुम मुझे इतने पैसे दो। उस पैसों को लेने के लिए वो डिफरेंट जगह से, डिफरेंट चैनल से फिर पैसे कमाती हैं। वो उसमें ये नहीं देखती कि क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, वो अपनी बदनामी से बचना चाह रही होती है। डिफरेंट तरीके हैं उनको। यहाँ पे भी वही बात कि अगर पेरेंट्स पीछे सपोर्टिव हों, अगर बच्ची से कोई गलती हो गई है, बच्ची कहीं ट्रैप हो रही है, तो इंस्टेड वो उसमें डीप डाउन जाए और गलती पे मज़ीद गलतियां करती रहे, वो उस एक गलती को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पेरेंट्स कोई इतने सपोर्टिव हों, वो उसके साथ खड़े हों, तो वो इससे निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं जिनमें आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं और उस बंदे को पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग ही स्टार्ट हो जाती है। पहले तुमने क्यों भेज दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, उसकी ही किरदार कशी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती और वो लड़की उसी में बेचारी कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, किस किस हाथों में ट्रैप होती है, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। तो इसमें भी फैमिली का बहुत की रोल है कि फैमिली सपोर्टिव रहे। जब आपने बच्ची बाहर भेजी है हॉस्टल में, तो आप तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। आपने सारी दुनिया खड़ी है उसको ब्लेम करने के लिए, उस पर उंगली उठाने के लिए, आपने ये नहीं करना, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपने सपोर्ट करना है। तो आप ही उसे, अगर वो कहीं किसी गलत रास्ते पे निकल गई है, तो आप ही उसे वापस ला सकते हैं। थैंक यू। एक यहाँ से कॉलर भी ऐड करते, राबिया, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। बेहतर रहमान सुलेमानी अब्टवाल से बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम होता है और अच्छा लगता है। कोशिश होती है उसमें ज़रूर शामिल हो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर हद से ज़्यादा ये नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर आइस का नशा, और इसके अलावा घरों में अक्सर ख़वातीन जो हैं वो कच्चे चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। क्या ये चीज़ें भी नशे में आती हैं कि नहीं आती? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, उसकी वजह होती है, वो उसकी वजह ये होती है कि जब आपके ये जो है ना डिफिशिएंसी होती है बॉडी में, आयरन डिफिशिएंसी। देखिए एक ज़माने में होता था कि प्रेग्नेंट औरतें हमारी गाची खाती थी और कच्चे चावल खाती थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में आपका वो जो है आयरन बहुत लो हो जाता है। क्रेविंग होती और हमारे यहाँ बहुत औरतें जो है ना वो ये है, उनकी आयरन की भी कमी होती है और वो अक्सर चीज़ों में डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह होती है कि आपको चावल, हाँ जी, चावल और गाची आपको बहुत सही कहा। और बच्चे मट्टी खाते हैं, छोटे बच्चे मट्टी खाते हैं, उसकी भी यही वजह होती है। सूखा आटा भी खाते हैं, चाटते हैं। हमारी औरतें एनीमिक होते हैं वो इस तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना कि क्या वो नशे में आता है कि नहीं आता है, तो इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एडिक्शन में जब आप किसी चीज का अब्यूज करते हैं ना, मिसयूज करते हैं, एक्सेस हो जाए, नहीं डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है एडिक्शन में, या किसी भी चीज में जब आप बढ़ जाते हैं ना, उसके बगैर नहीं रहते, वो सारी बात आप आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। आपका सारा दिन ये सोचने में गुजरता है कि आप उसके असर से कैसे निकलेंगे और दोबारा कैसे लेना है। आपको कोई आपकी सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ जाता है और आपका वही बात के सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर। लेकिन कच्चे चावल जो है वो डिफिशिएंसी तो है, लेकिन दैट कैन आल्सो लीड टू स्टोन्स इन किडनीज। लेकिन वो किसी हद तक जाते हैं, लेकिन वो स्टॉप कर देगा। आपको देखा घर वाले भी कहते हैं ये तुम क्यों खा रही हो। मैंने पर्सनली कुछ ऐसा देखा है कि खवातीन पत्थर भी खाती हैं, मिट्टी भी खाती हैं, बच्चे भी खाते हैं, आयरन की कमी, आयरन तो आपको क्रेविंग होती है इस तरह की चीजों से, पेंट, टर्पेंटाइन ऑयल, मीठे की। अब अगर उनके पास मीठा या कोई इस तरह की चीज, अब अनार अगर उनको मिले तो अनार खाना शुरू कर दें तो खुद ही गाची नहीं खाएं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, महंगा है और वो इजीली अवेलेबल मिलती है। कुछ लड़कियां होती हैं और लड़के भी होते हैं, लोग होते हैं, पेट्रोल की स्मेल उन्हें बहुत अच्छी लगती है, नेल पेंट की बहुत अच्छी लगती है, टर्पेंटाइन ऑयल, समर बोर्ड तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टर्पेंटाइन ऑयल किया जाता है सरगोदा और इन इलाकों में। बेसिकली आपके ना ब्रेन को हिट करते हैं ना, आपके ब्रेन को प्लेजर देते हैं जब डोपामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं। जब आप देखें ना डोपामाइन, ये अक्सर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, घरों में गए ना किसी घर में तो उनके ना ये सोफे को क्रेतते रहते हैं, सोफे को, वो कपड़ा फट जाता है, खराब हो जाता है, या कहीं मोटर बाइक खड़ी है उसको वो क्रेतते रहते हैं। ये बेसिकली आपको जो प्लेयर की फीलिंग आती है ना, वो उनका एक पार्ट होता है। लेकिन ये मेरा ख्याल अभी जो आपने बात की ना पेट्रोल की, मेरे पास ना 8 साल का बच्चा आया, 7 साल का बच्चा, एक हमारी खवातीन थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक फैमिली है, उनका बच्चा पेट्रोल सूंघता है। तो मैंने, बच्चा आया हमारे ऑफिस में, तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये बच्चा करता क्या है। उसने कहा जी ये सुबह निकल जाता है, हमारी गली में मोटर बाइक बहुत ज़्यादा खड़ी होती है, तो ये कोशिश करता है हर मोटर बाइक के ढक्कन को चेक करता है। वो समटाइम सारे ढक्कन लॉक नहीं होते, वो एक को खोलता है तो वो सूंघता रहता है। फिर मुझे याद है मैंने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेजा, बच्चा वहाँ दाखिल रहा और अब वो काफ़ी बेहतरी की तरफ है, रिकवर हो चुका है। इसी तरह के देयर सो मेनी केसेस, स्मथ बॉन्ड के केसेस पहले बहुत ज़्यादा थे केमिकल के। जब से ये आइस आई है ना, जो डाइवर्शन पे हम चले गए हैं ना, मसलन ये देखें जूतियां बनाने वाले जो हमारी लेदर मार्केट है लाहौर में, जो शूज मार्केट है इधर इनसाइड सिटी में, मस्ती गेट और दूसरे एरिया में, जितने वो जूतियां बनाने वाले हैं वो देखें वो उस स्मेल को सूंघते हैं। जो नियरेस्ट घर है उनके वहाँ वो स्मेल जाती है, वो भी बच्चे उसको एंजॉय करते हैं उस स्मेल को। तो पैसिव ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कंजम्पशन भी होना शुरू होती है ना अरोमा सॉर्ट ऑफ की। राइट and you never know कि when you are addicted to it or लेकिन जो अब स्मथ बॉन्ड का नशा, उसमें थोड़ी सी कमी हो गई है। अब जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे जो स्मथ बॉन्ड का नशा करते थे, एडवांसमेंट आ गई है ना। देखिए अब सबसे बड़ी एडवांसमेंट ये है ये आइस की। देखिए मैं 2017 में, आइस बहुत महंगी नहीं अभी मैं वही बताने लगा था कि 2017 में इसकी जो प्राइस, हम ना हर महीने प्राइस भी लिस्ट जारी करते हैं कि सबसे ज्यादा जो महंगा नशा है वो कोकीन का है। कोकीन 22,000 रुपए की एक डोज इस शहर लाहौर में मिल रही है। और जो सबसे ज्यादा नशा, कम नशा 80 रुपए का पान है, गुटखा, जो
वो है। अब देख ले 1000 रुपए का, 2000 का एसटीसी LSD टैबलेट जो है वो 2000 से 3000 रुपए की, 2000 रुपए की पाकिस्तानी जो पिल्स बच्चियां इस्तेमाल करके डिफेंस, बैरिया, वलेंशिया जो हमारे यहाँ फार्म हाउसेस 350 से ज्यादा वहाँ मुख्तलिफ जगह पार्टियां होती हैं, वहाँ वो इस्तेमाल करती है आइस। अब ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग घर खुद भी बना लेते हैं, केमिकल 2017 में इसकी प्राइस थी 5000 रुपया। आज सड़क पे बैठा बंदा 1500 रुपए में आइस का इस्तेमाल कर रहा है। जो 2 केमिकल है आप मिक्स कर ले उसको घर में। सस्ता क्यों हो गई? सस्ता आपके आप नहीं, सस्ता ये हो गया है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त चेंजिंग आ गई ना पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री था जो पॉपी कल्टीवेशन 80% कोकीन की जो ये ओपियम बनाने वाला और उससे हीरोइन बनती थी। अब अफगानिस्तान में एक लगान पौधा है, उसको अफगानी भाइयों ने उसको ग्राइंड करके मुख्तलिफ केमिकल जो मुख्तलिफ जगहों से जाते हैं वो आइस बनानी शुरू कर दी है। वो अब आइस की सप्लाई जो है ना वहां से भी आ रही है। हमारा नेबर इंडिया कंट्री वो भी हमें ड्रोन के जरिए या मुख्तलिफ जो हमारे लोग स्मगल करने वाले वो आती है। और लोकल लेवल पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लेबोरेटरियों में सप्लाई रोकने का कोई जरिया? सप्लाई देखे मैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ अब ये कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कज़न है जो कि ड्रग एडिक्टेड है, उसको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के लोग इतना बुरा ट्रीट करते थे कि ही वांट्स टू रन अवे। वो हमें यही कहता था कि मुझे यहाँ से किसी और सेंटर भेज दो, लेकिन यहाँ पे ना भेजो, बिकॉज जब आपको वो ड्रग नहीं मिल रही तो आप एबनॉर्मल एक्ट करते हो। तो और एबनॉर्मेलिटी में वो लोग इतना बुरा उनके साथ ट्रीट करते थे कि वो वहाँ से भागना चाहता था। तो आपको नहीं लगता कि हमें जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको काउंसलिंग की भी जरूरत है कि वो किस तरह से ट्रीट करें उन लोगों को जो कि ऑलरेडी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हैं? जी डॉक्टर उमा जी, ये इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले देखना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसमें आप भेजते हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आप आमिर चिश्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर वो पुरानी बात होगी, उसको तो कई बार पकड़ के लॉक किया, काफी दफा पकड़ने के। वहाँ पे आप सोचें कि एक कमरे में 100 लोग बंद किए होते और जिनमें सिर्फ बैठ सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे। एक कमरे में 30-40 लोग, और जब क्रेविंग होती थी उनको मारा जाता था, उनके जख्म थे एक दूसरे से, उनको बीमारियां लग रही हैं। सो आपने जब अपने करीबी को उसके इलाज के लिए भेजना है तो आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट है ड्यूटी पे और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर उसकी जो भी बीमारियां हैं उसको देखेगा और साइकाइट्रिस्ट उसकी क्रेविंग को और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेगा। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ये चीज़ नहीं है कि इनको मॉनिटर किया जा। मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे इस वक्त लाहौर में जो तकरीबन 50+ प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसके बाद 7 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक स्ट्रेटजी अच्छी ये जो सवाल किया ना, ये तकरीबन हर एडिक्ट करता है। वो इसलिए करता है कि वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से मैं यहाँ से बाहर निकल के जाऊँ। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिनको मैं खुद लेके जाता हूँ। दूसरी बात मैं यही करने वाली थी, अगर उनको दाखिला नहीं मिलता तो वो वालिदैन से बाजू छुड़वा के भाग के जाते हैं पहले, बल्कि ये भी कहते हैं कि इतने पैसे जो आप यहाँ पे दे रहे हैं मुझे उम्रे पे भेज दें। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट पे टारगेट करते हैं और पेरेंट्स बाकी बात में आ भी जाते हैं और उम्रे पे भेज दिया जाता है वापस आके। पेरेंट्स को ना जब पेरेंट्स मिलने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स के, मैं मानता हूँ ऐसे सेंटर थे, मारपीट थी, लेकिन अब बड़ी चीजें बदल गई। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो चेक एंड बैलेंस है, हम भी बार बार चीजों को उठाते थे कि ये चीजें होनी चाहिए। अब जो पेशेंट है ना, फैमिली जाती है ना, उसे फोर्स करता है, मुझे रोटी नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मुझे मारते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे ले चलो। वो ले चलने का मकसद बाहर ये होता है कि मैं बाहर जाके ना मैं दोबारा मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे कि 20s में ही होंगे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जिनको आप पढ़ाती हैं, राइट, और 18 से ऑनवर्ड बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है। सर्टन माइंडसेट होते हैं कि शादियां भी होनी है, जिनकी शादी नहीं होनी उन्होंने करियर परस्यू करना है, जिन्होंने करियर परस्यू नहीं करना उनके कुछ और गोल्स होते हैं। शादी तो जरूर होनी है, कुछ कंफ्यूज शादी के तो मतलब आप करियर गोल्स भी करने हैं तो शादी सबसे जरूरी है। अब आप जिन एज के बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चियां स्पेशली फीमेल्स की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसी सर्टन एक्टिविटीज देखती हैं तो आप क्या कहेंगी बाकी एजुकेशनिस्ट को कि इस एज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब बच्चे होते हैं तो वही एज होती है उसमें भी आपको ज्यादा एडिक्शन लगती है और आपको नहीं मालूम होता और आपको लगता है कि आप मैच्योरिटी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी सब एजुकेशनिस्ट को? और क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है वंस यू आर गेटिंग इनटू इट, आपको लगता है कि आई कैन विथड्रॉ एनी टाइम,
मैं कुछ भी, तो किसी वक्त ये ऐसी स्लिपरी स्लोप है ना जिसमें पता नहीं चलता कि किस तरह से आप आगे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी अवेयरनेस कैंपेन्स की जा सकती हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि क्लास में इन्वायरमेंट इतना इंटरेक्शन ही 90 मिनट्स की सेशन में नहीं होगा, मैं या कोई भी और टीचर जाके उन्हें इन्फ्लुएंस करे कि हम सिगरेट पी रहे हैं वहाँ पे जाके। बट हैविंग सेड दैट आई डोंट से, मैंने पहले भी कहा कि टीचर्स स्मोकिंग नहीं करते होंगे और वेप नहीं करते होंगे। ज़्यादा एक्टिविटीज़ जैसे इन्होंने मेंशन किया कि हॉस्टल्स में होती हैं, जो कि रिपोर्ट भी की जाती हैं, जहाँ बच्चे बच्चियाँ मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं। मैंने महलूत इदारा है, गर्ल्स के अलहदा हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के अलहदा हॉस्टल हैं, प्राइवेटली के मिल लेते हैं, बैठ के कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जितना टाइम उनको परमिशन होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो रोल है एजुकेशनलिस्ट होने के नाते, मैं ये कहती हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन्स की जानी चाहिए। अवेयरनेस उनको ये दिलाई जाए कि आपको किस तरफ लेके जा रही है ज़िंदगी में, आपने भी कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं। अगर क्रिटिसिज्म की बात भी करें तो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि अलहदा से बुला के उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें सबके सामने इंसल्ट करेंगे तो वो गलत बात है। अवेयरनेस कैंपेन को अगर आप कह लें थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट में ले आएँ, आप कह लें कोई अपने सेमिनार हॉल में ही ऑफ एंड ऑन ट्वाइस अ मंथ भी अगर कोई सेमिनार जनरल भी करवा देते हैं कि जी ड्रग्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या हो सकता है, तो ये भी कहीं ना कुछ इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा। उसमें मैं मैडम की बात में इजाफा कर दूं, हमने 2017 से एक नया मॉडल पाकिस्तान में शुरू किया है, स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस। हमने 21 तालीमी इदारों को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का एज ए थर्ड पार्टी की चीज़ से दर्जा दिया है। हम ये नहीं कहते कि हमने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, लेकिन बड़े तालीमी इदारों को एनसीए में हम एंटर हुए हैं। एनसीए में बहुत ओपन थी चीज़ें, यूसीपी, यूएमटी, बड़े बड़े जो अदारे हैं, मैं बताता हूँ आपको। उसके साथ साथ फिर हमने पेरेंटिंग स्किल पे बहुत सी ट्रेनिंग शुरू की, टीचर स्किल पे, बेसिक लाइफ बच्चों की जिंदगी, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, सबको हमने ट्रेनिंग वर्क प्लेस प्रोग्राम के नाम पे हम इंस्टीट्यूशन में बहुत सा काम कर रहे हैं। एक और बात मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट जब हमारी हेयरिंग होगी दोबारा कोर्ट में, तो हम ये देख रहे हैं कि आप तालीमी इदारों में बच्चियों की क्या कहते हैं आप वो करते हैं चेकिंग, और बच्चियां जो हैं वो समटाइम बच्चियां ड्रग लेके जाती हैं। बच्चियां जो चेकिंग करने वाली आया होती है, सिक्योरिटी गार्ड होती है, उसको हफ्ते का 100 रुपया या 200 रुपया पकड़ा देती हैं कि मैडम साहब सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई सिगरेट नोशी करता है और उसने काफ़ी दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की है, जिसके लिए वो निकोटीन पाउच का भी उसने इस्तेमाल किया, लेकिन अब मसला ये है कि वो सिगरेट तो नहीं छोड़ पाया और साथ ही उसने निकोटीन पाउचेस भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसका उसको एडिक्शन हो गई है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि सिगरेट नोशी अगर एक दफ़ा आप शुरू कर दें तो उसके बाद वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी भर आपको करनी पड़ती है? अगर आप चाहते भी हैं तो क्या तभी नहीं ख़त्म हो सकती आदत? जी, उसका जवाब मैं देता हूं कि आप पहले वो सिगरेट इस्तेमाल करता था और उसको कहा गया कि सिगरेट छोड़ के आप निकोटीन पाउचेज ले ले। आप देखिए उस डिब्बी के ऊपर क्या लिखा है, उस डिब्बी के ऊपर लिखा है दिस प्रोडक्ट इज एडिक्टिव प्रोडक्ट, यानी एक चीज को छोड़ के आप दूसरी चीज पे आ गई। मैं एक टोटका आपको बताता हूं जो अक्सर मैं बताता हूं, अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोगों ने, जब आपका भाई उसको तलब होती है सिगरेट की या वो पाउच की, वो अपने पास लौंग रखे। लौंग जब रखेगा तो जब एक टाइम पे उसने इस्तेमाल किया, 15 मिनट के बाद दोबारा वो करेगा, मुंह में लौंग रखेंगे। लौंग में अल्लाह ताला ने ऐसे केमिकल रखे हैं कि वो आपको उसका टाइम दुरानियां बढ़ाता है। तो मैं यही आपको कहता कि भाई को कहेंगे आज यकदम सिगरेट छोड़ दे, सिगरेट छोड़ने के बाद वो यकदम बीमार हो सकता है, फिर आप कहेंगे जी पता नहीं उन्होंने बताया था। आप उसको कहें कि अगर वो 10 सिगरेट पीता है या 10 पाउचेज आप मुंह में रखता है तो उस लौंग की वजह से वो 5 पे आ सकता है। एक हफ्ता ये एक्सरसाइज पूरी करो, इंशाल्लाह जरूर अफाका होगा, बेहतरी आएगी। ये चेन स्मोकर्स भी ये चेन स्मोकर भी ये कर सकते हैं। बस मुंह में लौंग रख ले, मुंह में लौंग रखे, लौंग आपका टाइम, लेकिन जुल्फिकार साहब इसमें ये बात जी जी बंद नहीं कर रहे वो बात, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है और इसकी मेडिसिन ग्रेजुअली आप इसको मिनिमाइज कर अगर सकते इससे हैं। भी नहीं ठीक होता तो फिर ऑफ कोर्स आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, क्योंकि फिर मेडिसिन ऐसी मौजूद हैं जो उनकी क्रेविंग को भी कम करती हैं और जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, उनको मैनेज किया जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप मेडिकेशंस पे चले जाएं तो फिर मेडिकेशंस आर आल्सो नॉट रियली गुड। उसमें मेडिसिन हमने एक नशे से छुड़वा के दूसरे नशे वो यही हुआ है ना कि देखें वो सिगरेट से वो आगे पैचेस पे वो तो नहीं होती, मेडिकेशंस की एडिक्शन तो नहीं हो जाती। मेडिसिंस आप गूगल भी कर सकते हैं, साइकाइट्रिक मेडिसिन में सवाए नींद की दवाइयों की बाकी सब नॉट हैबिट फॉर्मिंग होती, नॉट एडिक्टिव होती हैं।
कोई दवाई सवाए नींद की दवाई अक्सर होता है ना कि वो आदत हो जाती है नींद की गोली लेने की, और हम उनको नींद की हाँ। गोलियां नहीं देते। इन लोगों में जो पहले से ही नशे के लोग होते हैं, इनमें हम नींद की गोलियां अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने ये तो नहीं करना कि एक नशे से छुड़वा के वो कहेगा डॉक्टर साहब ने भी नशे पे ला देता, तो ऐसे नहीं करते हम उनकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं। जो जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, उनको मैनेज करते हैं ताकि उसको हेल्प हो सके कि वो उस सब्सटेंस को छोड़ सके। और मेडिकल में भी है नॉन नॉर्कोटिक एनर्जाइज और नॉर्कोटिक्स एनर्जाइज। नॉन नॉर्कोटिक्स एनर्जाइज आपने देखा हो, डॉक्टर जब ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, तो वो सिर्फ उस तकलीफ को दूर करते हैं। लेकिन नॉर्कोटिक्स एनर्जाइज में वो उस पेशेंट उसको तकलीफ को भी दूर करना है और उसको सुकून भी देना है, फिर वो ये ठीक। मेरा एक सवाल है, जब हम बात करते हैं फिनर्गन की, आजकल माएँ जो है फिनर्गन इतना पेशेंस नहीं होता उनमें, तो देखा गया और इस पर रिसर्च है। ये भी मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को जरूर बताएं, जब हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ड्रग्स की, तो बच्चों को कब लग जाती है फिनर्गन की एडिक्शन, ये भी बताएं। 1.5 महीने 1 साल का भी नहीं होगा बच्चा, कफ सिरप में भी फिनर्गन माए दे देती है बच्चों को कि सोता रहे, तो इसका जरूर बताएं कि इज इट गुड और नॉट। प्लीज नॉट गुड, कभी भी नहीं देना आपने बच्चे को। आप अपने बच्चे को अगर कुछ तंग कर रहे हैं, जहर तो नहीं देंगे ना उसे, ये समझे आप जहर दे रहे हैं बच्चे को। सो उसका रोना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, बच्चा रोता किसी वजह से, उससे होता है कि ये बताता कि नाजरीन को मालूम हो, जो माए फिनर्गन पिलाती है अपने बच्चे को 1 चम्मच दे दिया सोते वक्त। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना, ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपका बच्चा तंग कर है, आप उसको जहर नहीं देंगे, इसी तरह आपने उसको फिनर्गन भी नहीं देनी। आप उसको खुद नशे पे लगा रही हैं और आप बहुत बचपन से उसके रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं। अगर अभी आप नशे पे नहीं लगाएंगे, वो बड़ा होकर किसी और नशों में पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसके रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर दिया। सो किसी भी सूरत आपने उसको फिनर्गन नहीं देनी, कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के मशवरे से नहीं देने। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये भी होता है, जैसे नींद नहीं आ रही, बड़े भी नींद नहीं आ रही, नींद की दवाइयाँ, नींद की गोलियां लेना शुरू कर दी। बगैर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, माएँ बहुत करती हैं कि चलो हमने शॉपिंग पे जाना है, खाना पकाना है तो बच्चों को पिला के सुला। एग्जैक्टली, ये नहीं करना। और इंटरनेशनल अमेरिका में आप देखें हो जाता है ना, आहिस्ता और नींद में चला जाता है, नींद में, और वो नहीं परफॉर्म कर पाता। देयर आर मेनी केसेस। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? मैं वो जो लॉन्ग वाली बात कर रहे थे, आई विल गेट बैक टू दैट, कि वो अगर कोई विलिंग है जो कि पहले ही कह लें एडिक्शन में है, वो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही एक हार्मलेस ही एडिक्शन समझी जाती है। माय फादर यूज्ड टू बी अ स्मोकर, ही पास्ड अवे अ मंथ अगो, तो ही हैज़ बीन सीरियसली अनवेल इन द लास्ट 2 years टू। लेकिन वो स्मोकिंग करते थे और फिर उनको हम इस बात से नहीं रोकते थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो कोई अपने टीन्स में स्टार्ट हुए थे करना। तो ऑल्दो माय ब्रदर इज़ नॉट अ स्मोकर, समटाइम्स जो पेरेंट्स स्मोकर होते हैं या फादर, तो उनके बच्चों में नहीं आती ये बात। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, उनको आप कहते हैं लॉन्ग ट्राई कर लें या ये दालचीनी ट्राई कर लें, ही वुड नॉट बी विलिंग। स्मोकिंग ही सिर्फ करते थे, वो सिर्फ सिगरेट, वो डिब्बी वाला जो होता है वो पीते थे। मैं कहना ये चाह रही थी कि इसके लिए जो पीता है वो विलिंग होगा कि मैं लॉन्ग रख लूं, उसको तो लगता है, उसको तो ये लगता है कि इसमें क्या हर्ज है अगर मैं 2 सिगरेट पी रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट। समटाइम्स आई हैव सीन पीपल जो सिगरेट छोड़ने के लिए वेपर आते हैं कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं। लेकिन वो मैडम का यही सवाल था कि मेरा भाई सिगरेट पीता था, उसने छोड़ना चाहता था, उसने वो निकोटीन पैचेस रख लिए। अब मैंने उसे बताया कि उस डिब्बी पे लिखा है कि दिस प्रोडक्ट इज एडिक्टिव प्रोडक्ट, ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर सिगरेट को तो आप छोड़ देंगे। पहली चीज है विलिंगनेस, किसी भी नशे को छोड़ने के लिए पहली चीज नहीं छुड़वा सकते। अगर आप चाह रहे हैं आपका जानने वाला नशा छोड़ दे, आप नशा क्या, अगर आप कह दें आप मीठा ज्यादा ना खाएं, वो छोड़ दें, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनीथिंग व्हिच इज यू नो इन एक्सेस, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ। मां बाप एक ऐसी ताकत होती है, अगर वो वाकई सिंसियरली एफर्ट करें तो अपने बच्चों, जैसे वो संजू फिल्म देखी थी, तो मुझे बड़ा संजू फिल्म इज एन एग्जांपल फॉर एवरीवन अराउंड, लगा था, मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी कि और देखिए देयर वाज अ फ्रेंड इरादा किया था, हु वाज पुशिंग हिम इनटू ड्रग्स, और देयर वाज अ फ्रेंड इन द एंड। उसमें भी मैं ऐड करूंगी, राबिया आपका नाम है, बुशरा, मैं ये ऐड करूंगी, उसमें भी उन्होंने ये बात दिखाई थी कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन ही इज बीइंग शॉट फॉर द मूवी, वो रॉकी के लिए शॉट हो रहा है और उसका कॉन्फिडेंस कर रहा है, बाप शक्ति कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जब वो हेरोइन की तरफ आ रहा है तो पीछे जाके वो कह लें एडिक्शन, वो अपना सिगरेट पी रहा है, इट इज एग्जैक्टली दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो। और कहीं ना कहीं देखिए वो बाप और बेटे का कॉन्फ्लिक्ट एक मौजूद था, बाप और बेटे का। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अगेन मैं पेरेंट्स पे आती हूँ कि जब पेरेंट्स बड़ी हाई होप्स लगा लेते हैं ना बच्चों से, दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल ठीक बात की आपने सभी है। अच्छा, इसमें व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ दिस सेशन, करूंगी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स व्हिच वी से दे एग्जिस्ट।
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है जो कि इनसाइड से आते हैं। समटाइम्स यू आर अनएबल टू गिव देम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के जी मेरे बेटे ने किया या बेटी ने मैं इसको आईफोन ले दूं। आजकल तो ये गैजेट्स और ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। इवन छोटे बच्चे, आई हैव माय नेफ्यूज, उनको आईपैड्स और इन चीज़ों का बहुत शौक है और ये सब में है। आई मीन आई एम टॉकिंग इन जनरल, ये जनरल सी कह रहे हैं, ज़रूरत बन गई है। जो भी पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है उन्हें लेके देंगे, लेकिन जो इंट्रिंसिक है ना, वो जो भी परफॉर्मेंस करके आए, इवन आई एज अ चाइल्ड हैव गॉन थ्रू दिस। मैं अपनी मदर को बताती थी ना, मेरे 84 मार्क्स आए हैं इस सब्जेक्ट में, वो कहती थी अच्छा ज्यादा किसके आए हैं, तो तुम्हारे उतने क्यों नहीं आए? आई हैव बीन थ्रू दिस। मैं कनेडा में पढ़ी हूं, मैं डॉक्टर, अगर हमारे कम आते थे तो हम कहते थे उसके भी इतने आए हैं, मेरे दोस्त के भी। देखिए ना, आपने ये बड़ी प्यारी बात की, एंड आई वुड लाइक टू से दिस इन द एंड ऑफ दिस सेशन कि व्हेन वी टॉक विद द एंड वी रिलेट विद द ऑडियंस एंड ऑल आवर नाज़रीन एंड अप्रिशिएट करें कि जो किया है, वेल डन, वेल डन। एप्रिसिएशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और किसी को अच्छे अल्फाज में आप एक जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की वैलिडेशन, यू गेट वैलिडेशन कि मैं वैलिडेटेड हूं इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को कभी किसी दूसरे बच्चे के लेकिन मैंने प्लीज कंपेयर ना करें। आप अपने बच्चे को वहीं पे मार देते हैं दिमागी तरीके से। आप जब देखिए मेंटल लेवल और मेंटल पीस बहुत जरूरी है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ द सेशन है ना। आपने जो भी प्लीज प्रिसाइज कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है मेरी सहेली का वो 2 o'clock का होता है, और 2 o'clock से हम ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं बस एक बात कंक्लूड करना चाह रही हूँ। आई हैव सीन माय पेयर्स और ऑल दोस किड्स जिनके पेरेंट्स वो गलत भी कर रहे होते थे ना, तो सोशली उनको प्रोटेक्ट करते थे। नहीं, मेरा बच्चा ठीक कर रहा है। उनका कॉन्फिडेंस, वो जो बच्चे ठीक भी होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पब्लिकली भी कह लें, डिस्करेज कर रहे होते हैं, उनसे बहुत बेहतर होता है। ये बात सही है। दे आर लेस इंक्लाइंड टू गो फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आल्सो, क्योंकि उन्हें घर से इतना ज्यादा बैकअप किया जा रहा होता है। तो ये एक फैक्टर जरूर है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो एनकरेजमेंट का और सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है और कॉन्फिडेंस देने का, वो बहुत अहम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी सभी। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, आई वुड लाइक यू टू से फ्यू वर्ड्स इन अ प्रिसाइज मैनर कि हम इसको किस तरह से अवॉइड करें, ड्रग एडिक्शन को अमंगस्ट फीमेल्स। जी, मेरा तो वही बात है कि 2 चीज़ें हैं। एक ये कि हम सप्लाई साइड को रोकें, और दूसरा ये है कि मैंने जैसे कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ एक मजबूत ताल्लुक बनाएं, अपने बच्चों के लिए खुद को सेफ स्पेस बनाएं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें। जी जी। और इसमें एक अगर हम चीज़ ऐड करते हैं, एक तो ये कि वही बात कि पेरेंट्स का वाकई की रोल है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, इन बच्चों को, क्योंकि ये आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस स्टार्ट करते हैं, इनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम होते। सो इनको थोड़ा डराया जाए, बताया जाए कि दे कैन एंड अप ऑन इन दीज कॉन्सिक्वेंसेस, ये नताइज हो सकते हैं, यहाँ तक बात जा सकती है। तो थोड़े से इनको अवेयरनेस दी जाए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाके कि ये सब हो सकता है, ताकि वो डर के भी उस चीज़ से थोड़ा सा बात करें। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरी सहेली की टीम है सारी, कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार करें ताकि ये मैसेज जाए। हम तो अपनी सतह पे काम कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग आके गुफ्तगू करें ताकि दुनिया को बताएं कि वाकई इस चीज़ से हमने बचना है, और ख़ासकर फीमेल को बचाना है। जी जी। मेरा भी इसमें यही मैसेज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटीज़ और इन जगहों पे जैसे कलेक्टिवली मैसेज दिया जा सकता है, अवेयरनेस सेमिनार्स या अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएं, सो दैट उनको कॉन्सिक्वेंसेस का देखते हुए या ट्रीटमेंट की तरफ जाने के लिए जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हैं इस चीज़ की तरफ प्रिवेंशन की जा सके। एक तो सप्लाई की मैडम ने बात की है, शी इज़ ऑलरेडी शेयर्ड इट, तो इसको रोका जा सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो हैं उनको ये जो हमने आज इंफॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस किया, ड्रग एडिक्शन क्यों होती है, क्या वजूहात है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अमंगस्ट वुमेन, फीमेल टीनेजर्स, बच्चियाँ, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये सेशन, आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। और कोई क्यूरी है तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। आज दीजिए हम सहेली को इजाज़त, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे मेरी सहेली में। अल्लाह हाफिज़।